नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। चलिए, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, परिवार में भी सब ठीक होंगे। चलिए, एक दिल्ली पुलिस की सीरीज लाया हूँ आपके लिए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम टेंटेटिव डेट है नवंबर 14 के आसपास, तब से स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए आपको जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिएगी मैथ सेक्शन की, वो मैं कराऊंगा आपको। टॉप 30 क्वेश्चंस लाऊंगा, तो एक टेस्ट की तरह लेंगे आप इन्हें। 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ये पूरे मैथ सेक्शन के होंगे, जितना वहां पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके दिल्ली पुलिस के 2020 के या पुराने 2017 के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, या जीडी 2021 या एमटीएस हुआ है 2023, जीडी हुआ है, उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग कर रहे हैं, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। अगर 119 से भाग किया किसी नंबर को, तो कितना रिमाइंडर बताया गया आपको? 19। अगर इसी संख्या को मैं 17 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर। आपको डायरेक्ट क्या करना है, बस ये क्रॉस चेक कर लेना कि पहले हम किससे भाग लगा रहे थे, 119 से, अब किससे भाग लगा रहे हैं, 17 से। क्या ये संख्या से कैंसिल होती है? 17 सत्ते 119। तो ट्रिक क्या है, आप डायरेक्ट पहला शेषफल पकड़ेंगे। पहला शेषफल कितना दिया है क्वेश्चन में? 19, और नई संख्या से भाग लगा देंगे और रिमाइंडर बचा लेंगे। क्या शेष बचेगा? 17 17, कितना शेष बचा? 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो नई संख्या है उससे पहले रिमाइंडर को, पहले शेष को भाग कर देना है, जितना शेष बचेगा वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, पढ़िए क्या है क्वेश्चन, किससे संबंधित है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 12,672 और 8 वर्षों के बाद 15,744 हो जाती है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट किया करो बच्चों, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें कैसे कराया है। चलिए, 4 वर्षों बाद कितना है? 12,672। ये क्या दिया हुआ है हमें कि कोई धनराशि आपकी समान वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों बाद इतनी हो जाती है, और 8 वर्ष बाद कितनी दी गई है? 15,744। ठीक है, आपसे कह रहा है उसी धनराशि के लिए 10%, यानी कि जो भी यहाँ धनराशि है, मूलधन है, पी कहते हैं मूलधन को, तो उसी धनराशि के लिए 3 से 1/3 वर्ष 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर, और समय दिया हुआ है बच्चों 3 सही 1/3 वर्ष। और आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, कि 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा अगर दर 10% है, और मूलधन चाहिएगा आपको। ठीक है, यहां से आपको मूलधन निकालना है, वही यूज करेंगे आप। प्रिंसिपल निकालोगे तो कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। आपको क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष में कितने हो जा रहे हैं? 12,672, और 8 वर्ष में कितना पैसा हो जा रहा है? 15,744। तो ऐसे क्वेश्चन में आप समझो कि 4 से 8 कितने साल लगे? 4 साल। इधर मैंने डिफरेंस कर लिया, तो 4 साल में जो 12,672 से 15,744 हुए हैं, ये ब्याज ही तो बढ़ा है 4 साल का। ठीक है, तो आप इधर भी डिफरेंस कर लेंगे, इधर भी। तो इधर अंतर कितने का आया? 15,744 में से घटा लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो, 12,672 से 15,744 जाना है, 3,000 तो सीधे सीधे, और 72 ये, तो ये आ गया 3,072। तो अंतर कितने का आ गया? 3,072 का। इसे क्या पढ़ोगे आप कि 4 साल में कितना ब्याज लगा? 3,072। कारण क्या है बच्चों? मूलधन तो बदलता नहीं, आपने जितना पैसा जिसको दे दिया वो तो फिक्स रहेगा, बस ब्याज बढ़ेगा या घटेगा। तो 4 साल से 8 साल, 4 साल का डिफरेंस, तो इसे पढ़ोगे आप कि हमें दे दिया गया 4 साल का एसआई, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कितना दे दिया गया? 3,072। और आपको पता है कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 4 साल का साधारण ब्याज इन पैसों में से हटा दूं, तो उस व्यक्ति को मैंने कितने पैसे दिए थे निकल के आ जाएंगे। तो हमारे पास है भी 4 साल का ही साधारण ब्याज, किस में से माइनस कर दूं? 12,672 में से, तो मेरे पैसे आ जाएंगे, कितने दिए थे मैंने, प्रिंसिपल आ जाएगा, तो मूल निकल के आ जाएगा। कैसे? 12,672 जो आपका मिश्रधन है पहले केस का, अमाउंट है 4 साल बाद का, उसमें से आपने 3,072 4 साल का साधारण ब्याज घटा दिया, कितना बचा बच्चों?
तो 7200 तो ये हो जाएंगे और 6 ये और 9, 9600 आपका प्रिंसिपल आ गया। यानी कि इस सवाल में आपको इस जानकारी से निकालना था प्रिंसिपल और फिर यूज करना है। एक और सवाल पूछ रखा है, क्या पूछा है कि 9600 10% दर दे रखी है साल भर की, 3 से 1/3 और साधारण ब्याज पूछा है। आपने पढ़ा होगा SI बराबर होता है PRT/100, या तो फॉर्मूला लगा लो, या आपने सुना होगा दर गुना समय निकाल लो, वही साधारण ब्याज का प्रतिशत हो जाता है और वो सीधा किस पर लगा दो, मूलधन पर करो। तो 9600 पर दर गुना समय लगानी है, तो दर कितने की है, 10 की, समय कितने का है, 3 से 1/3, 3 3 और 1 10/3%। ठीक है बच्चों, बस ये सोल्व कर दो, डायरेक्ट साधारण ब्याज आ जाएगा। अब आप बताओ, परसेंट से 2 जीरो गई और यहाँ कितना बन रहा है, 3 से 32 बार, और 32 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 3200 रुपए। ठीक है, देखो ऑप्शन में है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, और एक बात और सुनो, बहुत इजी लेवल नहीं है बेटा, बहुत आसान तो सीजीएल पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन में दो दो, यानी कि आपका टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो स्पीड पकड़े, पहले से पता हो तो ज्यादा अच्छा है, इतनी प्रैक्टिस करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करो। बताया था पॉज करें और खुद करके देखें पहले। जल्दी लाइव भी आएंगे बच्चों, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, फिर लाइव टेस्ट कराएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30 आदमी दे दिए गए, 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 28 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। उसी काम को पर डे 10.5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। समय कार्य का एकदम बेसिक सवाल है, बस आपको एक मसाला यूज करना आना चाहिए, जिसको कहते हैं MDH मसाला। क्या कहते हैं, तो ये मसाला दे गए MDH वाले बाबा, आपने ऐड देखा होगा वो MDH मसाला। तो यहाँ पे M का क्या मतलब होता है बच्चों, आदमी मैन, और D फॉर डे, और H फॉर आवर, यानी कि दिन और घंटे। यानी कि जब भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखो, तो आदमी गुना दिन गुना घंटे, आप ये कॉन्सेप्ट लगा दें कि पहले कितने आदमी गए उसने, 30 व्यक्ति, एक काम को 8 घंटे, ठीक है, और प्रतिदिन कितने दिन, 28 दिन। तो डे 28 है, घंटे 8 हैं, गुणा मार ली। अब ये टोटल काम है, अब इसी काम को क्या कह रहा है, तो आपको क्या करना है, M1D1H1 बराबर M2D2H2, MDH मसाला इधर लगा देना, MDH इधर लगा देना। ये पूछा कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो M को M ही रखो, हमें नहीं पता, M2 मान लिया हमने। डे कितने हैं, अब कह रहा है कि 20 दिन और 10.5 घंटे, 10.5 का मतलब मेरे भाई 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे। अब आप सोल्व कर लें, M2 निकल के आ जाएगा, कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो ये डायलॉग भी सुना होगा, कितने आदमी थे कालिया, निपटाओ, बताओ क्या आएगा, 2 से 10 बार। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0, आगे बच्चों 3 सते 21 और 7 चौक 28, 8 चौक 32। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 32। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन में काम भी दे देता है कि 1/4 काम किया, तो आप क्या करेंगे, बस इसमें बटे में काम कर लेंगे वर्क, तो ये बन जाएगा MDH मसाला बटे काम। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप। एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। दो चाल दी गई, पहले मैं गया फिर मैं आया, तो क्या चीज कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस। घर से ऑफिस जाए, ऑफिस से घर आए, कहीं भी इस तरह क्वेश्चन हो, अगर दूरी नियत है तो आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा टाइम का। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं किस पर आधारित है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, ये तो औसत चाल का क्वेश्चन है, और आपने एवरेज स्पीड सुना होगा। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है और दो ही चाल दे रखी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या मैं एक और मेथड बताऊंगा एलसीएम का, कितनी भी डिस्टेंस दे रखी हो, मतलब कितनी भी स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है कैसे करेंगे। फिलहाल फॉर्मूले से उड़ा देते हैं, दो चाल हैं तो x और y की वैल्यू दे रखी है, जाते समय 90 आते समय 40, तो 2 गुणा 90 गुणा 40 बटे में आप 90 प्लस 40 कर देंगे। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बताओ ऊपर कितना आ गया,
तो में 18 18 चौक 7200 आ गया और बटे में 130, 0 कैंसिल आउट। देखो फ्रैक्शन में दे रखा है, यही दे रखा है, फ्रैक्शन में है सारी वैल्यूज। 13 पंजे 65, 7 70, 13 पंजे 65, 5 बचा बच्चों, 5/13। तो आंसर आ गया आपका 55 से ही 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं इसको सेकंड मेथड क्या है। जितनी भी आपको स्पीड दे दे सवाल में, जैसे 90 और 40 दी हुई थी, हो सकता है 4 बार चला दे, गया आया, ठीक है, या फिर एक स्क्वायर पे चला दे, वर्ग पे। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, तो आप पहले डिस्टेंस मान लोगे। कैसे करोगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, यानी कि जो भी चाल दी होगी उसका लैसे ले लेना। तो एलसीएम लेंगे 90 और 40 का, कितना आएगा, क्या चीज कैंसिल आउट हो रही, 9 चौक 36, 360 आएगा। तो इसे आप डिस्टेंस मान लेना। अब ध्यान से सुनो, अगर ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है तो टाइम कैसे निकालोगे, 9 चौक 36, दूरी बटे चाल, यहां भी आप करोगे 4 नम 36। अब ध्यान से सुनना, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड औसत चाल, जितनी दूरी तय करी कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कैसे निकालोगे मेरे भाई, जाते समय भी 360, आते समय भी 360, बटे में समय को ऐड करना, समय कितना है 4 और 9 13। अब आप देखो वही चीज आ गई क्या, 360 360 720 और बटे में 13। तो आप चाहें तो ऐसे भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये तो केवल 2 के लिए वैलिड है, ये कितनी ही चाल हो सबके लिए वैलिड है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आराम से बच्चों, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं बहुत भारी चीजें पढ़ रहे हैं, इजी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आप पहले ट्राई करो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32%, 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। बच्चों एक तो आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य से बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी को क्रय मूल्य। एक एमपी होता है और एक होता है एसपी। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर मैं क्रय मूल्य पर कुछ भी अंकित कर रहा हूं, अंकित करना किसे कहते हैं बच्चों, कोई वस्तु ऐसी खरीद ली जिस पर कोई एमआरपी ना हो और मैं अपने हाथ से लिख दूं, तो मैंने बढ़ा के लिख दिया, कितने परसेंट लिख दिया, 32%। तो क्रय मूल्य से एमपी की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी अंकित परसेंट दे तो याद रखो, अगर 100 रुपए की चीज थी आपने 32 बढ़ा दिया, कितना मार्कअप कर दिया, 132। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाना। फिर क्या कह रहा है, वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, देखो क्या क्या कह रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें से 3/5 किस पर दे रहा है, एमपी पर, जो भी उसका एमपी है उसी पर बेच दे रहा है, लिखे हुए मूल्य पर ही। एमआरपी कोई मार्केट प्राइस कोई कई बार बच्चों सूची मूल्य भी कहता है, लिस्ट प्राइस भी कह देता है। ठीक है, तो एमपी पर ही बेच दे रहा है 3/5 वस्तुओं को। फिर कह रहा है 1/5 वस्तुओं को एमपी पर कितने की छूट कर रहा है, 20% की, एमपी पर 20% की छूट करके बेच रहा है। और जब डिस्काउंट करते हैं ना हम, तो जब भी हम कभी मार्कअप मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट करते हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद हम एसपी पर पहुंचते हैं बच्चों, बेच के रेट पर। ठीक है, याद रखना। आगे क्या कह रहा है, 20% की छूट देती, फिर शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की, जो शेष बची उन्हें बेच रहा है अंकित मूल्य पर कितने की छूट करके, 40% की। बात तो समझ में आ गई होगी, 3/5 हिस्सा वस्तुओं का सेम रेट पर भेज दिया जो उस पर एमपी लिखा हुआ था, 1/5 पे डिस्काउंट कर दिया 20% का, और शेष पर। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो बच्चों वस्तुओं को मानना सीखो। अगर ऐसे बटे में कहीं भी आपको क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले आप बटे वाले को कुल वस्तु मान लेना। तो बटे में क्या है, 5 5 5, या उनके एलसीएम ले लेना। अब 5 ही है तो 5 ही मान लो। तो मैंने मान लिया कि कुल वस्तु उसके पास कितनी है, टोटल 5। अब 5 में से 3/5 यानी कि 5 का 3/5, आप कहेंगे 5 का 3/5 मतलब 3, फिर 5 का 1/5, 5 का 1/5 मतलब 1, और फिर शेष, शेष कैसे निकलेगा, अब देखो आप, 5 में से 3 वस्तु, एक वस्तु 4 हो गई, बची कितनी, तो आप कह देंगे इस 5 में से 3 और 1 माइनस कर दो, तो कितनी बची, 1। इजी है। तो जब भी आपको ऐसे भिन्न में देगा तो वस्तु कैसे माननी है, ऐसे मान लेना। अब आप क्या पढ़ोगे कि 3 वस्तु बेची एमपी पर, एक वस्तु बेची एमपी पर 20% डिस्काउंट पर, और एक बेची 40% डिस्काउंट पर। तो मैं चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, देखो बच्चों, 3 1 4 और 1 5 वस्तुएं टोटल, और मुझे लाभ हानि बतानी है। तो पहले तो आप एसपी निकाल लो सबका, सेलिंग प्राइस, और सीपी देख लो।
क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस किस के बीच होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। चलिए सेलिंग प्राइस कैसे निकल लेंगे, तीन वस्तु तो गई एमपी पर, तो ये बिक गई कितने की, 3 गुना एमपी की मार्केट प्राइस की, उसे बाद में यूज कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, और एक वस्तु गई है 20% के डिस्काउंट पे। 20% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 20 हट गए, 80 की गुणा मार सकते हैं। तो डायरेक्ट समझा रहा हूं, अगर यहां मैं कहूं 20% डिस्काउंट है, तो आप 132 में सीधा 80 की गुणा लगा सकते हैं। या मैं ऐसे कह दूं 20% डिस्काउंट का मतलब है 80% में बेची। 80% का मतलब बच्चों 80/100 लिख सकता हूं, इसका मतलब 0.8 बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 0.8 एमपी पर 20% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 20 हटा लो, 80/100, सीधा क्या लिख लो, 0.8 एमपी पर। एक चीज कितने पर बेची, 40% डिस्काउंट। आप बताओ 40% हटा दें, 60 पे बेची, यानी कि 60 का मतलब कितना एमपी बैठेगा, 0.6 एमपी। मैंने सारी चीजें एमपी में क्यों कर ली, बाद में कैलकुलेट कर लूंगा एक बार ये एमपी का। बताओ कितना आया, तो ये आ गया 3.8 0.6, 1.4, 4.4 गुणा एमपी। ठीक है, तो एमपी का 4.4 कर दो, इतने में बेची, यानी कि 132 का 4.4 गुणा, इतने में वस्तु को बेचा गया। क्लियर है। अब खरीद कैसे निकालोगे, हमने माना था एक वस्तु कितने की है, 100 की। कितनी वस्तु है, 5, तो 5 कितने खरीदी होंगी, तो सीपी आ जाएगा 5 गुणा 100 का। अब आप बताओ, आपके पास सीपी भी है और एसपी भी है, आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा आपको लाभ हानि बतानी है। देखो क्या आएगी, बताओ जल्दी से। तो चाहे तो यहाँ पे रेशियो ले लो, पहले रेशियो से हल कर लो, या डायरेक्ट बोल लो भाई साहब कि खरीद 500 की है और बेची कितने में है सारी, आप गुणा कर लो। करो, कैसे करोगे, 44 दूनी 88, मैं सीधा 44 से कर दे रहा, आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो 44 दूनी 88, 8, 44 थी 132 और 8 140, कितना बचा 14, 44 कम 44 और 14 58, एक अंक पे दशमलव। 580.8 की गई, कितने की चीज, 500 की। तो कितना प्रॉफिट है बच्चों, 500 की चीज 580.8 पे 80.8 रुपये कमा लिए, कितने पे, 500 पे। लाभानी ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी गुणा 100। हमेशा परसेंटेज में अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, किस पर निकाला जाता है, सीपी पर, गुणा 100। बच्चों इतना बेसिक बता दिया, इससे ज्यादा नहीं बता सकता, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलो, 5 से कितनी बार, 16 बार। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो तो सबको दिख रहा है, तो 16.5 एकम 5, फिर से 16, 16.16 आ रहा है। अगर पॉइंट में नहीं है तो 1/6 आ जाएगा, पॉइंट में ही है तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 16.16%। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर से आप पहले अटेम्प्ट करें, देखें एक बार किसका क्वेश्चन है, पाइप टंकी का। पाइप टंकी का क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे बच्चों, चलिए अटेम्प्ट करें। अब तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इजी वे में, बढ़िया। चलिए इसे शेयर भी करते रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए 15 घंटे में खाली कर रहा है, खाली करने वाला है, और पाइप बी, कार्य समय तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो उसी हिसाब से हम पाइप टंकी को करते हैं, ठीक है। सीखिए जल्दी से, 18 घंटे में खाली कर रहा है दूसरा पाइप। और सी पाइप का बारे में क्या दे रखा है आपको, सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, सी भरने वाला है, और ये भर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में बच्चों। आगे क्या कह रहा है, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। तो तीनों को एक साथ खोलना है, पहले तो हम टंकी की क्षमता मानते हैं कि टंकी में कितना भरा जा सकता है। तो कैसे मानते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 18 6, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90। 15 6 का 90, 18 5 90, 6 से भी कट जाएगा, तो हमने एलसीएम कितना ले लिया, 90। तो 15 से कितनी बार चलेगी, 6 बार। ये क्या निकाल लेते हैं हम, पहले तो हमने मान लिया टंकी में कितना पानी आ सकता है, फिर हर घंटे पाइप एक कितना खाली कर सकता है अगर टंकी भरी हुई है तो 6 से भाग करा, वो 15 6 का 90, तो ये आ गया 6 इकाई प्रति घंटे खाली कर देगी। 18 पंजे 90, तो ये एकांक समय में किया गया कार्य, यूनिट टाइम में किया गया कार्य इनके द्वारा। 6 घंटे का ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये भरने का काम कर रहा है, प्लस ये दोनों खाली करने का। अगर आप तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो तीनों एक घंटे में कितना काम करेंगे, आप क्या करोगे, 15 में से दोनों माइनस कर लो, टोटल काम देख लो कितना हो गया। तो इसने 15 भरा, इन दोनों ने खाली कर दिया 11 का, तो कितना हुआ टोटल, 4। अब आप बताओ, तीनों मिलकर के कितने का काम कर रहे हैं, 4 का, 2 खाली कर रहे हैं, 1 भर रहा, तो टैंक में हर घंटे कितना पानी जा रहा है, 4 इकाई। आपसे क्या पूछा है,
टंकी का 2/3 भाग, तो टंकी का 2/3 भाग, 90 का 2/3 भाग, पूरा नहीं भरना, 2/3 भरना है। तीनों मिलके किससे भाग लगा दो आप, इनकी कार्य क्षमता से, 4 से। डायरेक्ट टाइम निकल के आ जाएगा। बताओ कितना आगे हल करें। 2 दूनी 4, 2 से 45 और 3 से 15, तो तीनों मिलकर के कितने घंटे में भर देंगे मेरे भाई, 15 घंटे में। आसान है बिल्कुल, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। एक निश्चित धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। आपको ए और बी के हिस्सों का अनुपात दे दिया गया है 3:5 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात दे दिया गया है 2:7। ये सवाल बच्चों हर जगह आता है, कांस्टेबल लेवल में भी आता है, ठीक है। ये 3:5 है पहली वैल्यू और दूसरी है 2:7। आप ध्यान दो, किसी भी स्टेट कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जीडी कांस्टेबल, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में भी आते हैं, ठीक है, सीजीएल में भी आ जाते हैं। वहां पर एक आधी और वैल्यू बढ़ा देगा। तो आपको इकट्ठा अनुपात बनाना आना चाहिए, तभी आप पैसे बांट पाओगे सब में। क्योंकि यहाँ देखो बी की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ऐसा हो नहीं सकता एक ही आदमी पर हिस्से अलग अलग चले जाएं। तो आपको इसे इक्वल करना होता है, अकेला मान बनाना होता है। कैसे बनाओगे अब ट्रिक सुनो, आप जैसे भी करते थे अब ध्यान से सुनो। आपको इन्हें इकट्ठा अनुपात बनाना है ए बी सी का। तो आपको क्या करना है, ए बी लिख लेना है, बी सी लिख लेना है, इस तरीके से लिखना है कि ऐसे कैंसिल आउट हो सके। इधर बी लिखा तो बी सी शुरू करना है, बस आप डायरेक्ट कर लेंगे। फिर सीधी गुना करनी है, तिरछी और सीधी, बोलो सीधी तिरछी सीधी, तिरछी ऐसे करनी है। बताओ क्या जाएगा अनुपात, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। अभी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा किसी से, नहीं। तो आपके मान आ गए हैं 6, 10, 35। अगर तीनों मान की से कटते हैं आप काट सकते हैं। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि बी का हिस्सा 3500 रुपए है, किसका हिस्सा दे दिया गया, बी का, 10 का मान दे दिया गया आपको 3500। तो कैसे लिखना चाहिए, ध्यान से सुनो। 10 का मान 3500, बी का हिस्सा दिया गया 10 का मान 3500, डायरेक्ट लिखना है। पूछा क्या है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि क्या है बच्चों, जो तीनों में बांटी गई है, तो तीनों के मान उठाएंगे और टोटल कर लेंगे, जो हमसे पूछा गया है टोटल धनराशि। 35, 10, 45 और 6 कितना आएगा बच्चों, 51। 51 का मान आपसे पूछा गया है, कितने का दे रखा है, 10 का, उड़ा दो। जिसका मान पूछता है गुना में ले आते हैं, जिसका दे रखा बटे में रहता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0। अब इसके ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप कहो 35 पंजे 175 होता है और 3 ही आएंगे, 78 आएगा और इकाई के अंक में 5 बनेगा। तो कितना, 175, 3, 178, 50 है कहीं ऑप्शन में। चलिए 178, 50 इसका आंसर आ गया। आप कैलकुलेट कर लो, बेसिक सवाल है बहुत, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से, नाव धारा से। एक नाव धारा के अनुकूल जाते समय 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव धारा संबंधित पहले समझ लो बातों को। नाव की चाल अगर x मानते हैं और धारा की चाल y, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, सापेक्ष चाल, अगर नाव धारा के साथ चल रही तो जोड़ के लेनी है, तो दोनों को जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोलते हैं अनुकूल प्रवाह, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी कि हो गई चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अनुकूल में बोला गया है 3 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर बच्चों प्रतिकूल लिखा है तो आप x माइनस वाई करेंगे, यानी कि अप स्ट्रीम दे रखा है तो अप स्ट्रीम स्पीड लिख लोगे आप x माइनस वाई, और किसके बराबर होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों सापेक्ष चाल, और यहां दे रखा है 90 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो धारा के साथ जाएंगे x प्लस वाई लिख देंगे, विपरीत जाएंगे x माइनस वाई लिख देंगे। इसमें एक चीज याद रखनी है कि x हमेशा नाव या तैराक की चाल होती है, तैराक, नाव या जो भी आप पानी में चला रहे हैं, और y धारा की चाल होती है। जो भी पूछेगा आप निकाल लेना। अब आप बताओ x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से पहले सोल्व कर लो। और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया, x प्लस वाई निकाला, x माइनस वाई निकाला। अगर x निकालना है आपको तो जब भी ऐसा बन जाए, एक बार जोड़ रखा एक बार घटा रखा, पहली वैल्यू निकालनी तो इधर वालों को जोड़ के आधा कर देना, जो साइड में मान दिए होंगे उन्हें जोड़ के आधा कर देना। दूसरी वैल्यू निकालनी तो घटा के आधा कर देना, ठीक है बच्चों। लेकिन आपसे दोनों वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है देखो, आपसे पूछा है
शांत जल में चाल, ये नाव की शांत जल में चाल है, धारा की चाल है, इनका रेशियो पूछा है तो अनुपात बना लेंगे हम। ये कितना आ गया 38/2 19, 20 में से 18 गए 2, 1 आ गया तो 19:1 आ गया। आंसर हो गया आपका 19:1। आप चेक कर लो दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो क्या दे रखा है आपको। जब 55 42 57 55 और 81 61 81 को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। ये मैसे का क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से। जब भी आपको प्रत्येक दशा में समान शेष इक्वल रिमाइंडर बचाता है तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेके सीजीएल मेंस तक, सीपीओ दिल्ली ऐसे सब में पूछा गया क्वेश्चन है और आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो देखो क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, 55 42 और अगली वैल्यू दे रखी है आपको 57 55। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। अगली वैल्यू दे रखी है 61 81, ठीक है। और इन तीनों वैल्यू में आपसे पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है और समान शेष बचना चाहिए, तो x की वैल्यू निकालनी होती है। इनको मैं किससे भाग करूं कि समान रिमाइंडर बच जाए। तो आपको ऐसे में क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको इनका आपस में तीनों अंकों का, पहले दो संख्याओं का डिफरेंस किया 1 आएगी, इनका डिफरेंस किया 1 आएगी, इन दोनों का डिफरेंस करके 1 आएगी। उनका मैसे लेना है, उनका एचसीएफ लेना है आपको। तो डिफरेंस करो कितना आया, यहां से देखो 5500 200 5700 और 42 13 55, 213 का डिफरेंस है। यहाँ चेक करो बच्चों, 5700 461 और 55 26, यहाँ 426 का डिफरेंस है। यहाँ बताओ 55 4, यहाँ पर आ गया आपका 5500 और 400, यानी कि चला गया 600 में, 600 और 42 और 81 में 39। अब आप देखो तीनों के डिफरेंस कर लिए हमने संख्याओं के, एक आ गया 213 426 639। इनका मैं से लेना है तीनों का, मैं से यहाँ लिख ले रहा हूं। तो एचसीएफ किसे बोलते हैं बच्चों, एचसीएफ या तो इनका जो सबसे कम डिफरेंस आएगा वो होगा। जब भी आप में से लो, तीन तीन संख्याओं का में से लेना, तो जो इनमें सबसे कम अंतर हो उसे पकड़ लो, या तो उसी से संख्या कट जाएंगी या उसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आपने देखा डिफरेंस कितने का आया, 213 का। तो 213 से ही ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये भी देखो 213 एकम 213, 213 दूनी 426 और 213 तिये, तो तीनों कैंसिल हो रहे हैं बच्चों। तो यही सवाल में क्या आ गया, एम एस है, और ये इसका आंसर होगा। तो आपको कैसे करना है, और ये किसका आंसर होगा, जिस संख्या से आपको इन्हें भाग लगाना है। तो ये किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई, आपसे एक्स का मान पूछा था। अच्छा बच्चों, इसमें कई बार क्वेश्चन में आर रिमाइंडर भी पूछता है, ये तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगर ये पूछे शेष क्या है, वो जो तीनों केस में समान शेष बच रहा है उसकी वैल्यू पूछ ले, तो आपको क्या करना है, इस 213 से किसी एक संख्या को भाग लगा देना है। तो 213 से चाहे 55 42 को भाग लगा दो, कर लेते हैं। बोलो 213 से कितनी बार, 2 बार चला दें, 426 आएगा, क्योंकि 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा बच्चों, यहां पर बचा आगे 38, तो ये 128। अब नहीं चल रही तो आगे 2 उतार लेंगे। अब 1200 के पास जाना है, 1282 200 से 206 1200 और 83 का 78, कितना रिमाइंडर बचा 4। आगे कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है जो भी आप आंसर निकालोगे ना अंतर लेके, वो में से आएगा, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो आर की वैल्यू पूछेगा रिमाइंडर, तो उस संख्या से किसी एक संख्या को भाग लगा देना, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कई बार इसे डी कह देता है, इसे आर, इनका डिफरेंस भी पूछ रहा है तो अंतर भी पूछ लेता है। चल इसका आंसर भी देख लेना बच्चों, 200 और 220 के बीच होगा। एक्यूरेट आंसर नहीं दे रखा, वरना चाहते तो ऑप्शन से भी चेक कर लेते, ठीक है। तो 213 200 और 220 के बीच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस टॉपिक से है, सिंप्लीफिकेशन से है। सरलीकरण के पक्का 1 से 2 सवाल आने ही आने हर एग्जाम में, और इसमें आपको बोर्ड मास लगाना होता है, और साथ साथ बच्चों इसमें बार भी दे रखा है। तो बार को कैसे सोल्व करते हैं सीख लो एक बार, कि अगर किसी के ऊपर बार लगाए, मान लो मैंने कह दिया 0.7 पे बार है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने बटे में 9 लिखने होते हैं, और दशमलव और बार सब हटा देना होता है। तो दशमलव बार सब हटा दिया, 7 के बटे में दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 9 आ जाएगा। अगर ये मैं पूछूं 0.17 पे बार है तो क्या करोगे, आप कहोगे 17 लिखो, दशमलव और बार उड़ा दो, बटे में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख दो।
दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख दो। आप एक और वैरायटी समझो बच्चों। एक वैरायटी है कि अगर दशमलव के बाद मान लो मैं ये पूछ लूं एक अंक पे बार नहीं एक अंक पे बार है, तो कैसे सोल्व करोगे? अब आपको क्या याद रखना है कि स्टेप तो वही है कि दशमलव और बार तो उड़ा दो, दशमलव बार तो हटा दो। तो मैंने हटा दिया, संख्या लिख ली केवल। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जिस अंक पर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। कर दिया माइनस। बटे में लिखते समय एक अंक पर बार है उसका 9, एक अंक पर बार नहीं उसकी 0। तो दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता उनकी 0 आती है और जितने अंकों पर बार होता है उनके 9 आते हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ और बातें बताऊंगा, सीखते चलेंगे। अब पहले तो सही भिन्न खोल लेते हैं। ये गुणा होती है और ये प्लस होता है बच्चों। 3 एकम 3 और 1 4/3 लिख लेंगे हम इसे। आगे भाग है, आगे 3 5 15 3 18/5 लिख लिया। ऑफ को बोलते हैं का और का को बोलते हैं हम गुणा। अब ध्यान से समझना बात को। एक नियम सुना होगा आपने बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में क्या है, पहले ब्रैकेट हल करते हैं फिर ऑफ हल करते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां बता देता हूं। बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले इसको बोलते हैं वर्णाकुलन, रेखा कोष्टक। फिर आता है आपका छोटा, मझला, बड़ा। ऑफ का मतलब होता है का, और का को हम किससे निकालते हैं बच्चों? गुणा से। फिर आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि आपको इस क्रम में हल करना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करने होते हैं, कौन सा? रेखा, छोटा, मझला, बड़ा। फिर का गुणा, फिर भाग गुणा जोड़ घटा। तो इसमें एक अंतर है भाग में और का में। इसके मैंने शॉर्ट्स भी भेज रखे हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो देखो पहले किसे सोल्व करते हैं? का को। किस किस के बीच है? पहले आपको ये पोर्शन सोल्व करना है। गलती हो जाती है का को गुणा में बदल के पहले भाग लगा देते हो, तो भाग नहीं करनी, पहले पहले इसी पोर्शन को हल करना जिसके बीच में क्या है? का है। आगे बताओ। अब देखो ये पोर्शन अपने आप में अलग है मेरे भाई। यहां लिखा हुआ है 5/6 गुणा 2/3 भाग। अब आगे देखो, इसे सोल्व करते हैं। अभी मैंने बताया इसको कैसे सोल्व करोगे। टोटल संख्या क्या है पढ़ो। 91 कह लूंगा मैं इसे। पॉइंट हटा दो, बार हटा दो। जिस अंक पर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा। 9 पर बार नहीं है, माइनस कर लिया। जब बटे में लिखोगे एक अंक पर बार है एक अंक पर बार नहीं है। एक अंक पर बार है उसका 9, एक अंक पर बार नहीं है उसकी 0। तो 91 में से 9 गई, आ जाएगा 82/90। ठीक है, आगे देखो, इसे सोल्व करो। पहले देखो दशमलव के बाद दोनों अंक पे बार है, तो दशमलव हटाओ, बार हटाओ, संख्या लिख ली 82। अब बताओ दो अंक पर बार है तो बटे में 2 9 आएंगे, तो 82/99। लेकिन बीच में चिन्ह क्या है? भाग का। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कभी भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदलना चाहो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना चाहो, तो अगली भिन्न को उल्टा कर देना, उससे नेक्स्ट भिन्न को क्या कर देना? उल्टा। कारण जानना है भाई, बेसिक क्लासेस जो ली जाती है उनमें कारण आता है। ठीक है, अभी तो समझ लो। चलिए अब बताओ क्या आएगा। 82 से 82 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था ब्रैकेट हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर बार हल कर लिया, भाग को गुणा में चेंज कर लिया, अगली भिन्न उल्टी कर ली। अब यहां से देखो क्या क्या आ रहा है। 9 से कितनी बार चलेगी? 10 बार, और 9 से 11 बार। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, इस ब्रैकेट के बाहर फिर से क्या है? भाग। तो रिवर्स कर देंगे फिर से उसे, सोल्व करते हैं। चलो आगे। तो आगे क्या क्या दे रखा है आपको? 4/3। अब मैंने अभी बताया पहले का हल करना है, का को हल कर लो। 6 18, 5 से 5। और अभी बताया अगर बीच में भाग का चिन्ह आप उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गुणा में। लेकिन आगे जो कुछ भी लिखा है उसे उल्टा करना है। आगे क्या लिखा है बताओ? 3। बटे में कुछ नहीं तो कितना लिखेंगे? 1। तो इसे उल्टा कर लेंगे, 1/3। अब आगे देखो बच्चों, माइनस में यहाँ कितना है? 5/6 गुणा 2/3। भाग को किस में कन्वर्ट कर लो? गुणा में। और अगली भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टा। तो 11/10। लेकिन इसके साथ गुणा में कितना है? 2/11। ब्रैकेट के बाहर पहले तो भाग ही हल होगा, तो भाग करेंगे क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 10/11, और यहाँ आएगा 2/11। देखो बच्चों इसमें एक गलती हो रखी है, यहाँ जहां हमने भाग लिखा है यहाँ भाग नहीं है। ओरिजिनली सवाल में क्या है? प्लस। मैंने भाग लिख लिया गलती से, तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा बच्चों। अब इसे प्लस कर लो आप। अब देखो क्या होगा। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो अब उसे सोल्व करो पहले। 11/10 गुणा 2/11। तो प्लस से पहले तो गुणा होगी,
क्लियर है? अगर भाग होता तो आपको रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि पहले क्या होती, भाग होती। चलो अब ध्यान दो, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 पंजे, तो यहाँ 1/5 बचा। यहाँ देखो अब इनके बीच में भी गुणा है, पहले गुणा करनी जहां जहां है, ठीक है, क्योंकि जोड़ बाद में होगा, पहले क्या होगी, गुणा। बोलो 4 एकम 4, 3 तिये 9, माइनस यहाँ देखो आप 2 तिये 6, इन दोनों के बीच भी गुणा है ना, तो 3 तिये 9, 5/9, प्लस में कितना है 1/5। अब आप कर सकते हो कि 9/9 है, यहाँ कितना है 5, एलसीएम ले लें, कितना आ गया बच्चों, 9 पंजे 45, तो 5 की गुणा 4 में होगी, 4 पंजे 20, फिर 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, और यहाँ देखोगे 5 नम 45, तो कितना आया बच्चों, 20 9 29, 29 में से 25 गए, 4/45। देखो ऑप्शन में है क्या, बस ये गलती सही कर लेना बच्चों, सवाल में तो सही है, वैसे हमने गलत लिख लिया था। चलिए आंसर चेक करो और नोट कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये कार्य समय का है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। इस तरह की वैरायटी बहुत पूछी जाती है बच्चों आपसे। ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बच्चों, 20 दिन में, और बी और सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी 20 दिन और बी और सी 30 दिन। इसके अलावा सी और ए साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ये वैरायटी भी ज्यादातर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फेवरेट है। चलिए करते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि ये 24 दिन में करते हैं। पूछा क्या है, बी अकेले इस काम के 2/3 भाग को, जो भी आप काम लोगे इस काम के 2/3 भाग को किससे कराना है, बी से। कितने दिन लगेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ए प्लस बी दे दे आपको, बी प्लस सी और सी प्लस ए, दो लोग मिल मिल के बता दे, तो आप पहले एलसीएम लेकर के कुल काम मान लेंगे। कुल काम मानेंगे 20 30 24 का, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 120, 30 चौक 120, 24 पंजे 120 आ जाएगा। तो 20 से 6 बार, 30 से 4 बार और 24 से 5 बार। एलसीएम लेना आता होगा भाई, नहीं आता बड़ी मान को पकड़ो, उसकी गुणा में चलते चलो। 30 नहीं कटा तीनों से, 30 दूनी 60, 60 24 से नहीं कटता, 90 नहीं कटता, 120 कट जाएगा। अब आप बताओ, मैंने एक एक दिन का काम निकाल लिया, ए प्लस बी का भी, बी प्लस सी का भी और सी प्लस ए का भी। आगे आपको क्या स्टेप करना है बच्चों, इधर जितने हैं सारों को जोड़ दो, इधर वालों को भी सारों को जोड़ दो, ठीक है। तो देखो जोड़ो, ए और ए कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 2 ए आ जाएंगे, 2 बी 2 सी। इधर भी सबको जोड़ दो मेरे भाई, 6 4 10 और 5 15, तो इधर भी जोड़ देना, इधर भी जोड़ देना। इससे क्या होगा, अब 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की मिलकर कार्य क्षमता आपको मिल जाएगी, तीनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं, 2 से भाग लगा दो, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा 15/2, 7.5। तो आपको तीनों मिलकर के जो कार्य क्षमता आ गई, कितने की आ गई, 7.5 की। किसके बारे में पूछ रहा है, अगर बी से काम कराना है 120 का 2/3, कुल काम का 2/3 भाग किससे कराना है, बी से, तो कार्य क्षमता किसकी चाहिए, बी की। कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी बी की बच्चों, तीनों की मिलके कितनी है, 7.5। अब ध्यान से सुनो, अगर बी निकालना है तो जरूरत किसकी है, ए प्लस सी की। अगर ए और सी हाथ लग जाए तो बी मिल जाएगा। ए प्लस सी कहां दे रखा है, कितना दे रखा है, 5। सी और ए मिलकर एक दिन में 5 का काम करते हैं, और बी प्लस 5 कितने के बराबर है, 7.5। 5 माइनस कर देंगे इधर ला करके, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 2.5 की। तो कैसे निकालना है, थोड़ा स्पीड पे समझो बच्चों। तो बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, स्टेप सब याद होते हैं बच्चों, इतनी बार क्वेश्चन निकालते हैं। सीधे जोड़ देना, तो जोड़ते समय क्या करना है, आप इधर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ का आधा कर लेना। अब क्या करना, सी और ए हटाओगे तो बी बचेगा, इस मान में से सी और ए हटाओगे तो बी बचेगा। इस मान में से अगर मैं बी और सी हटा दूं, 7.5 में से 4 हटा दूं, तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। अगर मैं ए और बी हटा दूं तो सी की आ जाएगी। अब बताओ, बी की कार्य क्षमता 2.5 की है और इतना काम कराना है, तो कितना आएगा, 3 से 40, 40 दूनी 80, 80 को किससे भाग लगाना है, 25 से। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 दिए 75, 25 दूनी 50, 32 दिन लगेंगे। देखो ऑप्शन में है क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, चाय की कीमत 15% बढ़ जाए, ये प्रतिशत से है, तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उस चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे। इस तरह के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसने क्या बढ़ाया है, कीमत, मूल्य बढ़ाया है।
कीमत कह लो या प्राइस कह लो या मूल्य कह लो, कितने परसेंट बढ़ाया है? तो खर्चा सेम रखना है मुझे, आपका एक्सपेंडिचर उतना ही होना चाहिए जितना आप पहला किया करते थे। मतलब अगर पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, आज भी 100 रुपये लेके मंडरा रहे हो वहां, और 15% कीमत बढ़ गई, तो क्या आपको कम सामान मिलेगा? नहीं। बस यही पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये पूछा हुआ है आपसे। खर्चा सेम बना रहे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि खर्चा बराबर होता है खपत गुना मूल्य। ये आपको पता है तो ध्यान से सुनो। अगर कभी साइड की चीज नियत कर दे तो जो रेशियो खपत का होगा, जो भी अनुपात होगा इसका, उसका उल्टा हो जाएगा किसका? मूल्य का। क्योंकि साइड की चीज नियत है तो खपत किसके रिवर्स हो जाएगा? मूल्य के। ठीक है, तो इनमें से कोई एक मान देगा अगर इधर की चीज नियत रखेगा। तो चाहे 100 से कर लेना, दो मेथड बता देता हूं। तो पहले इसकी भिन्न बना लो कि कीमत की भिन्न 15% बढ़ी, यानी कि 5 थे 15, 3/20। बढ़ने का मतलब जोड़ दिया करें, यानी कि कीमत पहले 20 थी, आज 20 और 3 23 हो गई। यानी कि मूल्य को आप कहेंगे 20 से कितना हो गया? 23। तो इसका उल्टा कर दिया करें अगर साइड की चीज नियत है। जैसे मैं कहूं यहाँ क्षेत्रफल के भी सवाल बनते हैं। आयत का क्षेत्रफल एरिया पे, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल नियत कर देगा, लंबाई बढ़ा देगा, तो गुणा में सूत्र होगा, मल्टीप्लाई में। और साइड की चीज नियत करेगा तो ये जो भी अनुपात एक का आएगा उसको उल्टा कर देना, दूसरे का आ जाएगा। तो खपत 23 से कितनी लिख लोगे? 20। तो खर्चा अगर कीमत आ गई आपकी 20 से 23, तो खपत कितनी रही? 23 से 20। बताओ कितनी कमी आई? पहले आप 23 खाते थे, आज 20 खा रहे हो, कितनी कमी है? 3 की कितने पे? 23 पे। गुणा 100, ये सीधी खपत में प्रतिशत कमी आ गई। देख लो कितना आ रहा है। 300 को 23 से भाग करोगे, 23 ही कम 7 70, 23 थे 69, 13 सही 1/23% आंसर आ जाएगा, है ऑप्शन में। चलो दूसरी बात समझो, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। ये ध्यान रखो कि अगर साइड की चीज नियत है, खपत और मूल्य में पूछ रहा, तो आप 100 पे भी खेल सकते हो। कि आपने कहा पहले 100 रुपए थी, कीमत कितनी बढ़ गई? 15। तो आप डायरेक्ट लिख लो 115 हो गई। 100 से कितनी हो गई? 115। बस रिवर्स चले जाओ, सीधा खपत आ जाएगी। 115 से कहां चले जाओ? 100 पे। बताओ कितना आएगा? 115 से 100 जाना, कितनी कमी हो रही? 15 की। कितने पे हो रही? 115 पे, गुणा 100। एक ही बात है दोनों। देखो 5 से काटो, 5 थे 15, 5 से 23, 3/23 आ गया ना भाई। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों इस सीरीज के साथ साथ एक और सीरीज चला रखी है मैंने, उड़ान सीरीज। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अच्छे लेवल पे, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल है, पूछा जाता है। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन यहीं से मैच करेंगे, आप उसे भी करें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। भाई साहब दो साइकिल पे हैं, एक ही मतलब एक ही स्थान से चले, ये मान लिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। फिर क्या कह रहा है? एक उत्तर की ओर और एक, चलो फिलहाल के लिए इसे उत्तर कह लो वरना उत्तर ऊपर है दक्षिण नीचे है, कि एक उत्तर की ओर गया और एक दक्षिण की ओर, विपरीत जाना चाहिए। एक जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये जा रहा है मेरे भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा? 47.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा? तो इन दोनों के बीच की दूरी 47.5 किलोमीटर कितनी देर में हो जाएगी, ये पूछा है। तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, अगर सड़क पर अपोजिट साइड कोई आता है तो उनकी चाल जोड़ देते हैं, और सेम साइड जाते हैं तो चाल घट जाती है। सापेक्ष चाल का सवाल है। समय पूछा है, बताओ समय बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो समय बराबर अगर दूरी बटे चाल है, और दूरी कितनी दे रखी है? 47.5 बटे में विपरीत जा रहे हैं अपोजिट, तो ऐड कर देंगे, ऐड कर दो दोनों को। तो चाल कितनी लिखोगे? 24 और 14 38, बस बटे में 38 भाग कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। घंटे में कितना है? क्योंकि ये 47.5 किलोमीटर में है और 38 किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। करो कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएं, जीरो बढ़ाएं, एक अंक पे 0.10 बढ़ा लो, 5 से कैंसिल कर लो। 5 नम 45, 2 5 पंजे 25। यहाँ बताओ 5 से करेंगे, 5 सते 35, 5 छंग 30। ये कितना आ रहा है भाई? 19 से काट दो, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 4 से कैंसिल कर लो, 4 ही कम 4, यानी कि एक सही 1/4 घंटे कह लो।
एक सही 1/4 घंटे। ठीक है, आपका आंसर आ गया 1 सही 1/4। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। बहुत ध्यान से सुनना। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11, मतलब क्या है कि पहले मैं 11 में बेचा करता था, आज मैंने उस वस्तु को कितने में बेच दी, 8 में। मतलब पढ़ना आ रहा है, विक्रय मूल्य के 8/11, पहले 11 में बेचता था, आज 8 में, और आज 8 रुपए में बेचने पर कितने की हानि बताई जा रही है, 10% की। यानी कि यहां से आप सीपी निकाल सकते हो इस वस्तु की खरीद। कैसे? 10% की हानि का मतलब ये वैल्यू कितने की है, 90% की। अगर मैं कह दूं 100% किसी चीज का सीपी है, 100% की खरीद है, 10% की हानि हटा दो, 90% की बेची मैंने। तो जब मैंने 8 में बेची, कितने की कह रहा है सवाल में, 10% हानि की, मतलब कितने के बराबर, 90%। अगर 90% का मान 8 है तो 100% का कैसे निकालोगे, आप ही कहोगे 90% का मान 8 है तो कितने परसेंट का, 100% का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लिया, 0 से 0, 80/9। यानी कि आपने साथ साथ क्या निकाल लिया इस भाषा से, सीपी। क्लियर है? चलो आगे क्या कह रहा है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये कह रहा है जो वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है, 11, इसके 85% पर बेचना है, तो 11 के 85% पर आप बेचना चाहते हैं, यानी कि नया बेच का रेट आपका ये है। ठीक, खरीदी तो 80/9 में ही थी, तो लाभ हानि तो हमेशा खरीद में और बेच में होगी। तो 11 का 85% मतलब 11 गुणा 85/100, इतने में बेचना चाह रहा है। खरीदी कितने में थी, 80/9 में। जब भी बच्चों सीपी और एसपी दोनों दे दे पेपर में, लाभ हानि पूछे, हमेशा खरीद से बेच की तरफ हो गए। और अगली बात, इन दोनों में आप पहले क्या ले लो, अनुपात, रेशियो ले लेना, जितना कट पाए काट लेना, फिर हल करना। अब बताओ क्या आएगा, रेशियो ले लें अगर, 5 से काट लें 16 बार, 5 से काट लें 17 बार, तो 11 गुणा 17 गुणा 9 आएगा, और 1600 तो इधर आ गया, 16 गुणा 100, ये तो पता ना, अनुपात में तिरछी गुणा कर लिया करें, तो ये आ गया 1600। तो फिर से बता रहा हूं, अगर आपके पास सीपी और एसपी दोनों हैं तो आप रेशियो ले लो डायरेक्ट, लाभ हानि तब निकालना। अब बताओ 9 की गुणा इधर करेंगे तो 11 9 99, 99 गुणा किसमें कर लूं, 17 में, 17 निम्मा 153, 15, 17 निम्मा 153 और 15 168, ये बन गया 1683। यानी कि मैं कह सकता हूं 1600 की खरीद और बेची कितने में, 1683। बच्चों 11 17 और 9 की गुणा कितनी आ गई, 1683। अब आप बताओ 1600 की चीज 1683 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट है, 83 का। 83 का लाभ कमा रहे हो कितने पे, 1600 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। बताओ प्रॉफिट परसेंट कितने का आया, 16 पंजे 80, 3 30, 16 एकम 16, कितना बचा 14, 140, 16 अट्ठी 128, लगभग 5.18% आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंट। आप चेक करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मस्त दमदार सवाल है, मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है बच्चों आज का। टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, करो आप लोग कोशिश। क्वेश्चन किससे है, ट्रेन से। एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करती है। एक दूरी फिक्स है और कितने टाइम में तय कर रही है, 5 घंटे में। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, चाल बढ़ा दी 1 से, तो वह उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम लेती है। दूरी आज भी वही है, मैंने बताया था अभी कॉन्सेप्ट। दूरी अगर नियत है, वो नावधारा का सवाल हो, समय चाल दूरी का हो, ट्रेन का हो, सब में अगर दूरी नियत है, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड किसके रिवर्स होती है, टाइम के। चाल समय का उल्टा, या आप ऐसे कह लो समय किसका उल्टा, चाल का। अब देखो क्या दे रखा है, पहले 5 घंटे में तय और अब 10 मिनट कम ले रही है, तो आप बोलो समय का मान दे रखा है दोनों का, टाइम दे रखा हमें कि पहले 5 घंटे का मतलब मिनट बना लूं तो 5 छंग 30, 300 मिनट दे रखी है पहली, और अब 10 मिनट कम ले रही है, यानी कि कितनी मिनट में, 290 मिनट में। तो पहले 300 मिनट, अब 290 मिनट। समय का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगी, चाल। तो समय का उल्टा कर देंगे क्योंकि दूरी नियत है, तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आई, रेशियो ले लेना फिर, 290/300, तो अनुपात कितने का आया, 29 और 30 का। अब आप बताओ, इसने कहा सवाल में
कि पहला समय तो कब का है, जब 29 की चाल से चल रहा। अब समय कितने का है, 30 का। सवाल में कितनी चाल बढ़ाई थी, 1 की। हमारी भी कितनी बढ़ रही, 1। 1 का मान कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा रहा ना, और हमारे हिसाब से भी 29 से 30 हो रही है, तो 1 ही तो बढ़ रही चाल। 1 का मान 1 है, तो क्या पूछा है, उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब आप ऑप्शन देख लो, पहले कितनी थी 29, आज कितनी है 30। वैसे जब भी ऐसा सवाल पूछे सामान्य चाल ही पूछता है, बढ़ी हुई के लिए वो बोलेगा नई चाल या बढ़ी हुई चाल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 29। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका देखो किससे संबंधित है। अच्छा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्षेत्रमिति भी आती है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से संबंधित है। और इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, और दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 है। देखो, एक त्रिभुज का एक तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप कितना दिया हुआ है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। मैंने कह दिया एक ट्रायंगल है मान लो ये, और इसकी तीनों साइड है बच्चों ए बी सी। एक भुजा ए को कह देते हैं, दे दी हमें 11 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों दोनों भुजाओं का अंतर दे रखा है। मैं मान लेता हूं फिलहाल बी बड़ी है सी छोटी है, तो बी माइनस सी अंतर कितना दे दिया गया है आपको, 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब पहले तो आप अगर ये समकोण हुआ, समबाहु हुआ, तो आसानी से निकाल लेंगे, ट्रायंगल के एरिया हमें याद होते हैं, ठीक है। पहले देखो परिमाप किसे कहते हैं, दुनिया में कोई भी आकृति हो, कोई भी, उसका अगर परिमाप लेना तो आप उसका एक चक्कर लगा देंगे, पूरा परिमाप लेने के लिए पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देंगे। जैसे अगर मैं इसका चक्कर लगाऊं तो पहले मैं ए दूरी चला, फिर बी, फिर सी, उसे परिमाप कहते हैं। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 40, और एक जानकारी दे रखी है कितना है 11। अगर मैं यहाँ ए को 11 रख दूं तो यहां से मुझे बी प्लस सी कितना मिल जाएगा, 11 माइनस हो जाएगा 40 में से, तो ये कितना बचेगा, 29। अब आप देखो दोनों भुजा भी निकल गई यहां से। अब ये भी नाव धारा में सिखाया था, ऐसा कहीं भी हो कि एक बार जोड़ रखा हो, एक बार अगर पहला मान निकालना है तो साइड वालों को जोड़ के आधा, दूसरा मान निकालना तो साइड वालों को घटा के आधा। तो आपको बी निकालना, तो आंसर आ जाएगा 29 प्लस 3 32 का आधा 16, 29 माइनस 3 26 का आधा 13। तो आपके पास जो साइड निकल के आई तीनों, एक आई 11, एक 13 और एक 16, 11 16 13। क्या कोई ट्रायंगल है, ये विषमबाहु है, इसमें तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, हीरो फॉर्मूला सुना होगा, हीरो फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए, अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको हीरो फॉर्मूला लगाना है। हीरो क्या, सुनोगे ध्यान से, हीरो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर एस, यानी कि परिमाप का आप आधा कर दो। एस जब भी निकालना हो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, या परिमाप का आधा कर दो। तो 40 का आधा कर दिया, एस की वैल्यू कितनी आ गई 20, और फिर एस माइनस ए का क्या मतलब है, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटा दो, दूसरी भुजा घटा दो, तीसरी, उन्हें गुणा में लिख दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ क्या आएगा, देखो अर्ध परिमाप कितना है मेरे भाई 20, 20 में से पहली भुजा घटानी है, किसे हटा दो 11 को, 20 माइनस 11 कितना लिख लू 9, 20 में से दूसरी भुजा घटा दो 16, कितना बचेगा 4, 20 में से तीसरी भुजा घटा दो 13, कितना बचेगा 7। अब बस इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ, एक तो 4 का रूट कौन बाहर आ रहा है 2, एक इसमें भी देखो 4 पंजे 20, 4 इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं ना 4 पंजे 20। तो 4 4 2 4 का मतलब एक 4 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया, एक 9 का रूट क्या बाहर आ गया 3, अंदर क्या क्या रह गया, एक तो 7 और एक 5, तो रूट के अंदर रह गया 35। जोड़ा नहीं है इसलिए बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए 35 ही रहेगा रूट में। अब बोलो क्या आएगा आंसर, इसको बोल देंगे मेरे भाई हम 4 3 12 रूट 35। देख लो आंसर है क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीआई से है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 13,824। ये भाषा मिलते ही ना सीधा बच्चों दर भी आ जाती है। देखो कैसे, 8,000 रुपए थे, 13,824 रुपए हो गए, कितने साल में, 3 साल में। तो आपको क्या याद रखना, ध्यान से सुनेंगे, 3 साल में 8,000 रुपए आपने दिए थे किसी को, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि पर कितने हो गए, ये अमाउंट दे रखा है। आपको याद रखना, एक तो प्रिंसिपल मूलधन और मिश्रधन कभी भी दे दे
तो उससे सीधा सीधा दर कैसे निकलती है, क्योंकि कई बार सवाल केवल यहाँ पर रेट का भी आ जाता है, दर निकालो। तो आपको क्या करना है, या तो पहले इनका रेशियो ले लो, जब तक कट रहे हो काट लो, या आपको डायरेक्ट दिख रहा हो, क्योंकि जब भी 3 साल का सवाल है तो आप ऊपर रूट लगाओ। ध्यान से समझना, प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दोनों चीजें दे रखी किसी भी सवाल में, ठीक है, चक्रवर्ती के, तो आप देखोगे कितने साल दे रखे हैं, या तो 2 साल होंगे या 3 साल। 3 साल पे है तो यहाँ ऊपर क्या लिख लेंगे, 3। यानी कि आपको इसका घनमूल क्यूब रूट ले लेना है, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो पहले रेशियो ले लेना। अगर सीधा सीधा समझ में नहीं आता पहले अनुपात से काट लेना। मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता देता हूँ। क्या दिख रहा है, 8000 किसकी घात 3 होता है, 20 की। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम, 20। अब देखो यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, क्या ट्रिक है, या आप कैंसिल आउट कर लेना दोनों को। ट्रिक क्या है, देखो यूनिट डिजिट कितना है, 4। वैसे इसकी ट्रिक मैंने क्यूब रूट के नाम से और स्क्वायर रूट के नाम से यूट्यूब पे डाल रखी है एक वीडियो, आप उसे भी चेक कर सकते हैं जाके, या डायरेक्ट मैं बताता हूँ। अगर इकाई का अंक 4 है तो क्यूब रूट लेने पर आंसर का भी कितना आएगा, 4, क्योंकि 4 की घात 3 में 4 आता है। 4 चौक 16, चौका 64। अब बाद के 3 अंक हटा दिया करें ट्रिक के अनुसार, पहला जो भी बचा उसके पास देखा करें किसकी घात 3 है। जैसे 13 के पास 2 की घात 3 8 आएगा, अगर मैं 3 की 3 ले लूं तो 27, इससे ज्यादा नहीं, कम वाला मान लेना। तो 2 की घात 3 8 होता है, तो आंसर कितना बनेगा, 24। तो 20 से 24। अब बताओ किससे कट रहे हैं दोनों, ये कट रहे हैं 4 से, 4 पंजे 20, 4 6 24, और 5 से 6 हो क्या रहा बच्चों, 3 साल बाद की बात दे रखी, हमने 1 साल की बना ली क्यूब रूट लगा करके। तो कोई चीज 5 से 6 हुई, कितने का अंतर है, 1 का, बटे पहला मान गुणा 100 कर देना, डायरेक्ट रेट परसेंट आ जाएगा। तो रेट परसेंट कितना आ गया, बोलो सारे बच्चे, 20। 5 से 100 को भाग करेंगे, 20% आ गया। तो 3 साल के सवाल पे रेट कैसे निकालनी, डायरेक्ट समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, छमाही, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, अगर मैं कहूं ये वार्षिक दर आई आपकी, और जब भी सवाल अर्धवार्षिक का हो तो आपको पता है छमाही है, 6 महीने पे दर लगनी, तो 6 महीने पे लगनी तो दर हो जाएगी आधा, तो 20 का आधा कितना कर लोगे, 10। भाई साल भर में 20 की दर है तो छमाही 10 की हो गई। आगे क्या कह रहा है, उसी ब्याज दर पर 1/4 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाएगी। धनराशि कितनी दी थी हमने, 8000। समय कितना दे रखा, 1/4 वर्ष। इसके मायने क्या है बच्चों, 1 साल पूरा, और 1/4 का मतलब गुणा 12 कर लेंगे। तो देखो 1/4, 1 साल तो 12 माह हो गए, और 1/4 गुणा 12 महीने, यानी कि 3 माह हो गए। तो 12 माह और 3 माह कितने महीने हो गए, ये 15 महीने का सवाल है। तो कैसे बदलते हैं, 1 वर्ष तो 12 महीने, और 1/4 गुणा 12 कर दो, 3 माह ये आगे, 12 और 3 कितने हो गए, 15। 15 महीने का सवाल है, लेकिन जब भी अर्धवार्षिक या छमाही बोल दे तो जो आपने दर लगाई है 10%, ये ब्याज लगेगा तो 6 माह पे छमाही, तो 6 माह के हिसाब से इसे भी तोड़ लेंगे हम। तो बताओ कितना कितना होगा, 2 तो छमाही बन गई और 1 तिमाही बन गई, 6 दूनी 12 और 3 15, तिमाही का मतलब 3 महीने, और 2 छमाही का मतलब 6 महीने। अब मुझे बताओ आपको क्या कॉन्सेप्ट आता है सीआई निकालने का। चक्रवर्ती पूछा है लास्ट में, चक्रवर्ती पूछा है, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितना लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज, धनराशि पूछी है, सॉरी अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट पूछा तो क्या किया करें, ध्यान से सुनना। एक मेथड आपने सुना होगा कि अर्धवार्षिक 10% है और छमाही 2 छमाही है, तो 2 बार तो 10-10% यूज होगी इधर, 2 छमाही 10-10, और फिर 1 तिमाही, तिमाही का मतलब इसका भी आधा, छमाही का भी आधा, तो कितने परसेंट यूज होगी, 5। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो संयुक्त दर का फंडा पढ़ा होगा आपने, कंबाइंड रेट कैसे निकालते हैं। तो संयुक्त दर परसेंट निकालने की ट्रिक है, या तो आप 3 वाला सूत्र लगा लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, या 2-2 वाला फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला आपने सुना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बार इसे यूज कर लो, जो इन दोनों का आएगा उसके साथ इसे यूज कर लेना। तो 10-10 का कितना आएगा, ओरली पता होना चाहिए, 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 21 आता है, पता होना चाहिए। 2 जीरो गई, 10-10 20 और 1 21%, तो 10-10 से आ गया। फिर इसके साथ किसे ले लो, अब 5 को एक बार और यूज कर लो, 21 के साथ 5 को ले लो, 21 गुणा 5 बटे 100 कितना आया, 21 और 5 26, 21 पंजे 105,
तो 26 प्लस 105/100 का मतलब 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 27.05%। देखो बहुत से सवाल कैलकुलेटिव आते हैं। अब आपको 1.5 घंटा दिल्ली पुलिस में मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, जीडी में भी 60 मिनट मिलती हैं 80 क्वेश्चन के लिए, लेकिन यही क्वेश्चन जब सीजीएल में आते हैं 60 मिनट में 100 करने होते हैं, वहां टाइम कम है बच्चों, यहाँ बहुत है आपके पास टाइम। अब बताओ ये जो आती है ना संयुक्त दर, ये सीधी कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होती है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो चक्रवर्ती ब्याज की प्रतिशत है कितनी लग गई, 27.05%। डायरेक्ट मूलधन पे लगा दो, सीधा चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। लेकिन हमसे अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछता है तो इसमें 100 जोड़ के गुणा मार देना बच्चों, इसमें 100 जोड़ो और मूलधन में गुणा लगा दो, सीधा अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब यहां देख लो जल्दी से। हमें अमाउंट चाहिए, मूलधन कितना है, 8,000 रुपए दिए थे हमने, और कितने परसेंट पे, 27.05%। हमारे पास ब्याज आया, 100 बढ़ा के गुणा लगा दो, सीधा आ जाता है। बस इस गुणा को हल कर लो, करो, 0 0 कैंसिल हो गई, 8 पंजे 40, 1 0 ये, और 8 पंजे 40, और 8 सती 56, और 12 अट्ठे 96, और 5 10,164, 2 अंक पे दशमलव है। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं 10,164, चलिए डी ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, इतना टाइम लग रहा है समझाने में क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में नाव की चाल, अभी बोट स्ट्रीम बताया था मैंने, नाव की चाल किसे कहते हैं, मैक्स को, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई है। और आपको बताया गया है यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है। अगर समय समान है, समय नियत है, तो आपको पता है फिर से जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो चाल के समानुपाती होगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हट गया मेरे भाई, तो दूरी डिस्टेंस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड के। तो बस आपको स्पीड समझ में आनी चाहिए। स्पीड किसे कहते हैं बताओ जरा, अभी बताया था मैंने। अगर अनुकूल जाएंगे तो एक्स प्लस वाई कर देंगे, और प्रतिकूल जाएंगे तो एक्स माइनस वाई। डायरेक्शन में जाएंगे धारा के तो जोड़ देंगे, विपरीत जाएंगे घटा देंगे। क्या कह रहे हैं, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, तो जो दूरी का रेशियो कितना दे रखा है डिस्टेंस का, डायरेक्शन में तो 35, यानी कि यहां लिख लूंगा मैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब एक्स 9 है, वाई हमने पता नहीं है, लिख लिया मैंने। आगे क्या कह रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 28, विपरीत 28, मैंने क्या लिख लिया, 9 माइनस वाई। मैंने बताया विपरीत में चाल घटेगी, एक साथ में चाल जुड़ेगी। अब बताओ जरा, आपको इन दोनों का रेशियो पता लग गया, कितना आया बताओ। ये डिस्टेंस का रेशियो है, वही स्पीड का हो जाएगा, बोलो। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 4 का रेशियो आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे कंपैरिजन करना हो तो कैसे करोगे, तो इसको ऐसे भी लिख लो, चाहे समझा देता हूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात सुना होगा, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। 9 प्लस वाई बटे 9 माइनस वाई कितना दे रखा, 5 4। ठीक है बच्चों, मैं चाहता तो यहां से सीधा 9 और वाई लिखना चाह रहा, कैसे लिखते हैं, अंश में हर को जोड़ लेना, अंश में से हर को घटा देना, ऐसे ही इधर कर देना, 5 में 4 को जोड़ देना, 5 में से 4 को इधर, 9 प्लस वाई में 9 माइनस वाई जोड़ देना, और 9 प्लस वाई में से 9 माइनस वाई घटा देना। तो सेम सेम कर लेना, आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा मैं बता देता हूं। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रखो कि एक संख्या इधर जुड़ रही दूसरी में, और वही संख्या नीचे घट रही, इधर कोई अनुपात दे रखा है, तो आप इधर पहला बटे दूसरा मान लिखो, पहला बटे दूसरा, पहला बटे, साइड में क्या करो, अंश में हर को जोड़ दो, अंश में से हर को घटा दो, 5 में 4 को जोड़ दो, 5 में से 4 को, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आ गया 9 बटे वाई, 9 बटे 1, 9 से 9, वाई बराबर 1 आ गया, और सब किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आ गई धारा की चाल। पूछा क्या है आपसे, धारा की चाल ही पूछी है। क्वेश्चन सोल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 19 पे। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एवरेज का क्वेश्चन है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। कई सारे मेथड है बच्चों करने के। देखो ये कह रहा है 26 छात्रों पे औसत कितना है, 15 वर्ष, टोटल कितने छात्र हैं, 26। औसत किसे कहते हैं बच्चों, कि प्रत्येक व्यक्ति 15 साल का है, यहाँ सब पे बराबर बटा हुआ है, औसत मान का मतलब ये है। तो 26 के 26 आदमी 15 के हैं। आगे क्या कह रहा है, एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा,
1 से। यानी कि ये कहना चाह रहा 15 की बजाय औसत कितना हो जाएगा, एवरेज 16। अगर इसमें कौन आ जाए, 26 छात्र के साथ किसे जोड़ दें, एक शिक्षक को, यानी कि टोटल कितने आदमी हो जाएंगे, 27। क्लियर है। अब आप बताओ 27 आदमियों पे औसत 16 चाहिए आपको, 26 के बजाय 27, यानी कि सब पे कितना कितना होना चाहिए, 16 16 16 16 होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, शिक्षक की आयु। तो ये बताओ ये आदमी कितना लेके आया होगा यहाँ पे, भाई 27 के 27, यानी कि 26 आदमियों पे एक कख तो बढ़ना ही है, और साथ साथ 27 पे भी एक बढ़ना, और 15 साल मिनिमम होना चाहिए था किसी भी। अगर ये भी 15 साल का होता तो औसत कितना रहता, 15 ही। तो शिक्षक 15 साल का रहता तो औसत 15 ही बना रहता। ठीक है, फिर मैं क्या कहूंगा कि 15 तो ही है, प्लस 27 लोगों पे जो एक से औसत बढ़ा, सब पे एक बढ़ा, तो योग में कितने का फर्क और हुआ, 27 का। तो 27 ही कम, 27 लोगों पर भी एक एक बढ़ा है, तो सबको एक एक दे दो, 27 और बढ़ा है, तो 15 तो फिक्स था ही, इतना तो आना ही आना, 27 ये। यानी कि शिक्षक कितने साल के हैं, 42 साल के। या इसकी एक ट्रिक है बच्चों, क्या करो आप, ऐसे सवालों में जब भी कोई आए या चला जाए, तो पुराना औसत प्लस जितने से औसत बढ़ा, जितने से औसत बढ़ा गुणा संख्या, डायरेक्ट आंसर आ जाता है बच्चों। ये भी याद कर सकते हो। पुराना औसत कितना दे रखा है सवाल में, 15, औसत कितने से बढ़ रहा है, 1 से, और संख्या कितने की है अब, 27 की, बस आंसर आ जाएगा 27 और 15 42। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है, परिचय ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात रवि 60,000 रुपए के साथ उससे जुड़ गया। बिजनेस है भाई, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, या फिर ये हुआ, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, और साझेदारी से बहुत कम पूछा जाता है एसएससी में भी, कभी कभी तो आते ही नहीं क्वेश्चन, लेकिन यूपी पुलिस ने पूछा था और दिल्ली पुलिस ने भी। करते कैसे हैं साझेदारी में, एक बात याद रखो बस आप, कि जितनी पूंजी आपने लगाई, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करा, उसमें कितने टाइम तक करा, उसकी गुणा लगा दो, तो ये आपके प्रॉफिट को निकालते हैं, लाभ को, लाभ के समानुपाती होता है। सिंपल सा नियम है भाई, मैंने पूंजी ज्यादा समय के लिए लगाई तो मुझे ज्यादा लाभ मिलेगा, कम समय के लिए लगाई तो कम लाभ, और कितनी पूंजी लगाई वो भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो पूंजी इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के। अगर आपको पूंजी और समय दे दे तो गुणा लगा दो, पूंजी और लाभ दे दे और समय पूछे तो लाभ को किससे भाग लगा दो, पूंजी से। क्या निकल के आ जाएगा, समय। देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, पूंजी दे रखी है और लाभ, लाभ उठाओ पहले कितना दे रखा है, क्योंकि लाभ को किससे भाग लगा देंगे, पूंजी से, तभी तो समय आएगा। तो लाभ का अनुपात कितना दे रखा है मेरे भाई, 2:1। कौन कौन व्यक्ति हैं, एक परिचय है और एक कौन है, रवि। तो ये परिचय साहब हैं और ये रवि है। और पूंजी कितनी लगाई है मेरे भाई, एक ने 80,000, एक ने 60,000, तो इसने 80,000 लगाई है और इसने 60,000। आप इसका भी रेशियो ले लो, कितना आ गया, 4040, ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 चौक 8 और 2 तिये 6, 4:3 बच गया। तो पूंजी किस अनुपात में लगाई दोनों ने, 4:3 के, और लाभ किस अनुपात में कमा रहे हैं, 2:1 के। अब ध्यान से सुनेंगे, आपको लाभ को भाग लगाना है पूंजी से। जब भी आप भाग करते हैं तभी तो समय निकल के आएगा अनुपात में। तो समय जब भी आप भाग करते हैं, 2 को 4 से भाग करना है, 1 को 3 से, तो भाग करते समय बस क्रॉस गुणा लगा दिया करो, 3 दूनी 6, क्योंकि 2/4 बनेगा, 4 की गुणा उधर हो जाएगी और 3 की इधर, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो समय का अनुपात आ गया आपका 3:2 का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो परिचय है इसने तो 3 समय तक पैसे लगाए और इसने 2 समय तक। क्लियर है। अब परिचय ने शुरुआत करी थी 1 साल के अंत में कह रहा है, तो ध्यान रखना जो शुरुआत में पैसा लगाता है 1 साल के अंत का मतलब उसने 12 महीने तक पैसा लगाया। तो इस 3 का मान कितना हो गया, 12 माह। तो 3 का मान 12 महीने कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। तो 2 का मान 2 चौक 8, यानी कि रवि ने 8 महीने तक पैसा लगाया है। अगर ये पूछे कितने महीने तक पैसा लगाया, 8 महीने तक। सवाल में पूछा क्या है, तो व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। अगर उसे 8 महीने के आप प्रॉफिट दे रहे हो तो कितने महीने बाद शामिल हुआ था, 4 महीने बाद। इसे 12 में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा कितने महीने, 4 महीने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, आसान है सब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों वाली एक संख्या का
इकाई अंक धाई के अंक से 3 अधिक है। यूनिट डिजिट जो है आपका 3 ज्यादा है किससे, 10th डिजिट से। तो मैं कह सकता हूं अगर इकाई का अंक y है और धाई का अंक क्या मान लिया मैंने x, तो जो इकाई का अंक है वो 3 ज्यादा है भाषा के आधार पर। फिर क्या कह रहा है, तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योग, ठीक है, दी गई संख्या तथा उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। संख्या मैंने एक्स वाई मानी, ठीक है, दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, अंकों का योग एक्स प्लस वाई होगा, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 324। तो वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। ऑप्शन से कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहां पर ये खेल गया ऑप्शन में भी, इसने संख्याओं के बीच पूछ लिया। अगर ये ऑप्शन दे देता मैं डायरेक्ट कर सकता था ऑप्शन मत उठा करके सवाल को, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए। क्या क्या दे रखे हैं, 40 45, 30 35, 35 40 और 45 50। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी भी सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक संख्या ऐसी सोचनी कि संख्या में उसके अंकों के योग की गुणा मारूं तो कितना आ जा, 324, और उसका इकाई का अंक धाई से कितना ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो। मतलब अगर ये 2 है तो ये 5 हो। तो अब बताओ 35 और 40 के बीच ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में, जैसे 36 अगर मैं लूं तो धाई का अंक कितना ज्यादा है, 3। क्लियर है। दूसरी कंडीशन भी देखो चेक करके, अगर सेटिस्फाई करेगी तो आंसर यही होगा। चेक करते हैं, अगर संख्या 36 है तो इसके अंकों के योग की गुणा लगानी, 6 और 3 9, 9 की गुणा लगाने पर कितना जाना चाहिए, 324। तो यही आंसर हो जाएगा। बताओ, 9 6 54, 5 9 27 और 5 32। बात बन गई मेरे भाई। तो आंसर ही क्या आ गया, 36, क्योंकि 35 40 के बीच एक 36 ही है। 37 में तो 4 का अंतर आ जाएगा, 38 में 5 का आ जाएगा, 39 में 6 का। तो यही आंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर व 16 मीटर आयाम वाली है। एक रेक्टेंगुलर मेटल दी गई है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेड दी गई है 28 और 16। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई, वर्ग में तो एक ही भुजा होती है, लंबाई दे दी 3 मीटर है, तो बक्से का आयतन बताना। बहुत ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल में 2 साइड होती हैं जैसे बोर्ड है, लंबाई और चौड़ाई है बस। आयतन में 3 साइड होती है जैसे कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन का बक्सा बना रहा है, एक आयत लिया है बच्चों, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसके चारों कोनों पे वर्ग काट दिए गए हैं। काट लिए। चलो अब देखो ध्यान से सुनो क्या हुआ है। और वर्ग की लंबाई कितनी दी गई है, 3 मीटर, और वर्ग में आपको पता है चारों साइड बराबर होती हैं। तो 3 बाई 3 के आपने क्या काट लिए हैं, वर्ग चारों कोनों से। और इसकी खुद की लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है, टोटल दी गई है आपको लंबाई 28 और चौड़ाई 16, यानी कि 28 है और ये 16 है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने हिस्सा कट कर लिया इधर वाला और इधर वाला, तो लंबाई में 3 और 3 6 का फर्क पड़ गया, ये हिस्सा तो हट गया यहाँ से, 6 का फर्क पड़ा, तो ये बच गया। ये कितनी आई है, 28 में 6 गई, कितनी बची, 22। यहां तक तो 22 बची। अब ये वाला हिस्सा बताओ, ये कितना बचा। आपने कहा जी 16 थी, 16 में से 3 और 3 कितना चला गया, 6। तो फिर से 6 हिस्सा चला गया, कितना बचा, 10। तो हमें ये हिस्सा पता 10 है, ये हिस्सा पता 22 है। अब इसका खुला बॉक्स कैसे बनेगा, खुले बॉक्स का मतलब है आप इसे ऐसे मोड़ोगे, इसे ऐसे मोड़ोगे, इसे ऐसे, चारों तरफ के हिस्से जो बचे हुए हैं ऐसे मोड़ दोगे, तो एक खुला बॉक्स नजर आएगा। तो देखो खुले बॉक्स का आयतन पूछा है, ध्यान से सुनना भाई। ये तो हो जाएगी आपकी चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगी 3 ऊंचाई। जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये 3 जो है ऊंचाई बन जाएगी इसकी, खुले बॉक्स की। तो आपको पता है लंबाई चौड़ाई, तो 10 और कितनी बची, 22 लंबाई चौड़ाई। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी लोगे, 3, क्योंकि जब आप इसे बंद करोगे तो ये ऐसे बंद करोगे तो 3 हाइट हो जाएगी। तो अब आप बताओ आयतन कितना आ गया, 22 से 66 दाएं 660 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा अगर सारी चीजें मीटर में है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है, यानी कि y कोई एक ऐसी संख्या है जो किसके बीच में है, 20 व 36 के बीच में लेनी है। बीच का मतलब है ना 20 को लेना है ना 36 को लेना है, इसके बीच की संख्या लेनी है और पूर्ण संख्या लेनी है। पूर्ण का मतलब 21 22 23 होल नंबर्स। यदि दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है,
तो y के मान की संख्या, यानी कि जो y है ये दो संख्याओं का गुणा है, लेकिन ये दोनों संख्या जो है ना विशिष्ट अभाज्य हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी, और डिफरेंट प्राइम नंबर है। दोनों अभाज्य होनी चाहिए और इन दोनों की गुणा किसके बीच आनी चाहिए? 20 और 36 के। अब प्राइम नंबर आपको आना चाहिए बच्चों। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से कटे और एक से कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो हम लोग ऐसे सवालों को सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही शुरू करेंगे। अब बोलो, अगर मैं पहली को 2 मान लूं, क्योंकि सारे मान अभाज्य लेने हैं, तो पहली को क्या मान लिया? 2। 2 के अलावा कौन सी होती है? 3, 5, 7, पता है ना अभाज्य। 2 के बाद 3, 5, 7, फिर 11, 9 नहीं होती, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसी 23, 29। ये आपको 100 तक याद होनी चाहिए बच्चों। 100 क्या, दिल्ली पुलिस और अदर एग्जाम एसएससी तो 100 के बाद भी पूछ रही है। चलो, तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो पहली अभाज्य कौन सी है? 2। अब दूसरी कौन सी लूं कि इन दोनों की गुणा किसके बीच आ जा? 20 और 36 के बीच के मान लेने हैं सारे। तो 2 के साथ आप बताओ कौन सी अभाज्य लूं? भाई 3, 5, 7 नहीं ले सकता, 2 सत्ते 14, 11 लेनी पड़ेगी। 11 दूनी 22, इसके बीच की संख्या आ जाएगी 20, 36 के। 11 के अलावा क्या ले सकता हूं? और 2 के साथ 13 भी ली जा सके, 13 दूनी 26, इसके अलावा फिर 17 भी ली जा सके, 17 दूनी 34। तो वाई के क्या क्या मान आ लिए हैं? 22, 26, 34। बच्चों आपको पूरा दिमाग लगाना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है और समझदारी के साथ हल करना है। अब तक कितने मान हो लिए वाई के? 3। ये 3 मान ऐसे हैं जिसमें दोनों गुणा अभाज्य संख्याओं की हो रही है। अब इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता, 19 दूनी 38, 36 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो तुरंत अब पहली को क्या मान के चलोगे? अब 3 का नंबर आया। 3 के साथ किसे लें बताओ? 20 से ऊपर जाना, 3 सते 21, तो 7 का चांस बन गया। आगे बताओ, 3 के बाद 11 ले लें, 11 तिये 33। भाई 7 के बाद 11 ही होती है अगली, 11 तिये 33। इसके बाद 13 तिये 39 नहीं ले सकते, तो 3 का भी काम खत्म। अगला नंबर किसका आया? 5, 5 सते 35, 35 ले सकते हैं। 5 के साथ और छोटा मान नहीं ले सकते, 7 के अलावा फिर 55 हो जाएगा। चाहिए मान किसके बीच? 20 और 36 के। इसके अलावा आप जैसे ही 7 लेंगे, 7 पंजे 35 कर सकते हैं, पर 35 तो ले ली हमने, तो इसके अलावा और कोई मान पॉसिबल नहीं है कि अभाज्य संख्या की गुणा कितनी आ जाए? 20 और 36। कितने मान संभव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन से है। यदि x बराबर, ये दे रखा है आपको पूरा जो मैंने लिखा है, ये दिया हुआ है और इसमें x का मान पूछा है, यानी कि हमें सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऊपर वाले अंश को अलग हल कर लो और हर को अलग। अभी मैंने बोर्ड मास रूल बताया था कि बोर्ड मास में क्या करना है, पहले ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप बताओ, एक तो ब्रैकेट दिख रहा है, फिर ऑफ दिख रहा है, फिर प्लस है, ऑफ है और माइनस है। तो पहले तो ऑफ वाला भाग हल करना है। ऑफ को क्या बोलते हैं मेरे भाई? गुणा का। तो आपने कहा 7 6 42, 6 पंजे 30, तो यहां से 30 बाहर आया। आगे क्या लिखा हुआ है? 15.75 और माइनस में है 3 तो अंश को हल कर लिया, कितना है? आप 30, 15, 45.75 में से 3.25 गए, 45.75 में से 3 गए 42, और 7 5 75 में से 25 गए 50। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई? ये आ गया आपका 45.75। जो कमजोर बच्चे हैं ऐसे रख ले करो, दशमलव के नीचे दशमलव। इन दोनों को तो जोड़ लिया, इसमें से ये घटा दिया, तो बताओ कैसे घटाओगे? 75, 25, 85 तो बचेगा, और 45 में से 3 गए 42, 42.50 तो अंश आ गया। हर को सोल्व करवाओ। सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ। ब्रैकेट को हल करो, 158 में से 34 घटा लो, एक अंक पे दशमलव है, बाद में दशमलव लगा लेना। 158 में से 34 घटा लो, 124 बचे, तो 124 का मतलब 12.4, और 3/4, फिर का को हल करना है। 4 × 12, 4 × 4, 31 × 93, 9.3 आ गया यहां तक भाई, 9.3। आगे प्लस है, लेकिन पहले गुणा होगी, तो पहले गुणा कर लेंगे। इसे हल करो, 5 9 45, 4 5 3 15 और 4 19, 1 5 2 10 और 1 11, एक अंक पे दशमलव। ये आगे 119.5, 119.5 में, ठीक है, 2 अंक पे है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2 अंक पे है 11.95। ऐड कर लो दोनों को,
कितना आ रहा है, 5 तो ये आ गया, 9 और 3 12, 9 और 1 10, अरे 1 11, 21.25 आ रहा है। तो बटे वाले को हल करके इसे सारे को 21.25 आया और अंश को हल करके 42.5 आया। भाग लगा दो बस। बच्चों इनमें कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है अगर आपकी स्पीड बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है सोल्व ही करना है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस एक बोर्ड मास याद रख के सोल्व करते जाओ। अब आप बताओ 2125 दूनी 4250 है, सीधा ही कट गया 2 बार, तो आंसर क्या आ गया 2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, पढ़ लो पहले। एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर, साधारण ब्याज का सवाल है। कोई धनराशि 5 वर्ष के बाद 13,860 और 8 वर्ष के बाद 16,776। अभी बात बताई थी मैंने कि ऐसा अगर कहीं भी आए कि 5 वर्ष और 8 वर्ष और साधारण ब्याज में बोले कि 5 साल बाद राशि कितनी हुई है 13,860 रुपए और 8 साल बाद कितनी हुई है 16,676 रुपए, 16,676 नहीं 16,776 दिया हुआ है बच्चों 8 साल बाद। इतनी जानकारी दे दी, फिर उसी दर पर 10,000 रुपए की, यानी कि यहां से आपको रेट निकालनी है। जो भी दर यहां आएगी, अगला एक और सवाल बना के दे रहा है आजकल पेपर में, इसलिए लेंदी हो जा रहे हैं, एक की बजाय 2 पूछ रहा है। 10,000 रुपए की धनराशि का कितने समय का, 4 सही 2/5 वर्ष का, क्या पूछा है आपसे, साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसा ही पूछा है। तो दर चाहिए, बस दर यहां से निकालनी है। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सुनना। पहले मैंने अभी बताया था कि 5 साल बाद कोई राशि इतनी हो गई, 8 साल बाद इतनी हो गई, आप इनका डिफरेंस कर लो, कितने का आ रहा है 3 साल का। क्योंकि कोई भी राशि अगर बढ़ रही है तो उसमें ब्याज बढ़ रहा है, तो इधर डिफरेंस करा तो ये 3 साल का ऐसा ही आ जाएगा डायरेक्ट। कितने का डिफरेंस आ रहा है जरा चेक करो। इसको करते हैं 6 आएगा, 7 में 6 गए आपका 1 आएगा, और 7 17 में से 8 गए 9 आएंगे, और 15 में से 13 गए 2, 2916 का साधारण ब्याज आ गया आपका 3 साल का। अब आगे का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले निकालना होता है प्रिंसिपल मूलधन। इधर डिफरेंस कर लिया, 3 साल का साधारण ब्याज आपको मिल गया। मूलधन कैसे निकलेगा, 5 साल का ब्याज लगने के बाद पैसा कितना हुआ है 13,860। इसमें से मैं अगर 5 साल का ब्याज हटा दूं मूलधन आ जाएगा। देखो कैसे, 3 साल का साधारण ब्याज आपको पता है, और साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है हर साल का बराबर होता है। 5 साल का निकाल लो मेरे भाई, बड़ा आसान है। देखो कैसे निकालोगे, 5 गुणा में 3 भाग में, ठीक है। तो बोलो 3 अठे और 3 नम 27, 2 3 7 21, 3 दूनी 6, 5 गुना कर लो, 9 पंजे 4500 हो जाएगा, एक 72 पंजे 360, यह आ जाएगा 4860। तो 4860 रुपए आपके 5 साल का साधारण ब्याज बैठा। अगर ये 5 साल का साधारण ब्याज में 13,860 रुपए में से हटा दूं तो जितने पैसे आपने दिए थे मूल आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो 13,860 में से अगर प्रिंसिपल निकालना है 4860 उड़ा दो मेरे भाई, कितना बचा 860 सीधा हट गया, और 13 में से 4 गए 9,000 बचा, तो प्रिंसिपल आपका 9,000 आ गया। अब बताओ 9,000 रुपए पे कितने रुपए, अब देखो दर कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो। दर जो होती है ना, इसके लिए एक चीज याद रखो, 1 साल का कोई सा भी ब्याज हो, साधारण हो चक्रवर्ती हो, बटे में प्रिंसिपल गुणा 100। जब भी दर निकालनी हो बेटे कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लो कि दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा 100। तो आप बताओ 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, अगर ये कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का लेना तो 4860 बटे 5 कर लेंगे, तो 1 साल का चाहिए हमें, तो हम लिख लेंगे 4860 बटे 5। ये किसका आ गया 1 साल का साधारण ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन कितना निकाला है 9,000, और गुणा में कितना है 100। सबसे पहले तो आपको दर निकालनी है बच्चों, ये फॉर्मूला दर निकालने के लिए यार। अब बताओ क्या आया, सोल्व कर लें। ये 3 जीरो तो साफ गई मेरे भाई, 9 से कैंसिल करो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 54/5 आ गया, यानी कि 5 दाई 50 और 5 अट्ठे 40, 10.8% की आपकी दर आ गई। अब इस दर को यूज करके एक और सवाल दे रखा है, देखो पहले ही दर निकालना आसान नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल बना रखा है, जोड़ घटा भी टफ, उसके बाद थोड़ी सी और कैलकुलेशन है, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए बस। अब बताओ साधारण ब्याज के लिए होता है दर गुणा समय, जितना भी परसेंटेज आए सीधा किस पर लगा दो मूलधन पे, आंसर आ जाएगा। बोलो पी कितना है
1000। या आप क्या करो, साधारण ब्याज बराबर PRT, मूलधन दर समय बटे 100। मूलधन कितना दे रखा है, 10,000। दर कितने की है मेरे भाई, रेट आपने निकाली 10.8। समय कितना है, 4 पंजे 20 और 2, 22/5। और बटे में 100, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा। या PRT बटे 100, 2 जीरो से ये 1 जीरो हटा सकता हूं पॉइंट के लिए, 10 की गुणा कर दी, पॉइंट हट गया। 5 दूनी 10, 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 की गुणा 108 में करनी है। 44 की गुणा 108 में करनी है, सीधा ब्याज आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक करो। तो देखो 44, 108 चौक 432 होता है, 43 हासिल लगा। और 108 चौक 432 और 43 475, यानी कि कैलकुलेशन आ गई 4752। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो आपका आंसर आ गया साधारण ब्याज का 4752, 4752। मजा आ रहा है बात में। चलिए आप इसको शेयर जरूर करें सेशन को बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। बच्चों विपरीत में चाल जुड़ेगी अगर धरती पे है, ठीक है। इसके बाद यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करें। एक कॉन्सेप्ट समझ लो सब। विपरीत का मतलब अगर दो ट्रेन है, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा, जल्दी सुन लो। एक की चाल एक्स ले ली और एक की चाल वाई, ये ट्रेन है। इसकी लंबाई L1 कह दी, इसकी L2। कॉन्सेप्ट क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। विपरीत है तो चाल की जगह लिख लेंगे जोड़ करके x प्लस वाई। दूरी की जगह क्या होगा, दोनों ट्रेन अपनी अपनी लंबाई को पार करेंगे, तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो आप लिख लेंगे L1 प्लस L2। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कौन सा है, पार करने में लगा समय। पूछा क्या है, दूरी। अगर आपसे लंबाई पूछी है तो समय की गुणा किसमें लगा दो, चाल के योग में। चाल क्या क्या दे रखी है, 48 और 52। तो मैंने कहा एक चाल 48 है, एक 52 है। विपरीत है तो जोड़ दी, और किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय किसमें है, सेकंड में। आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना किससे गुणा लगाते हैं, 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, गुणा में टाइम है, ये टाइम गुणा में आ गया। कितनी सेकंड दी हुई है, 27। दोनों की लंबाइयां जोड़नी है, एक की लंबाई दे रखी 350, तो दूसरे की लंबाई आ जाएगी मेरे भाई L2। बस सोल्व करना रह गया। चलो बताओ कैसे करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 48 52 100 आ गया, और 5 तिये 15। और ये 100 को काट लो आप 2 से 50 बार, तो आ जाएगा 150, 15 पंजे 75, 750 आ गया इधर। और इस 750 में से भी 350 हटा दूं, दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई आ जाएगी आपकी कितनी, 400 मीटर। है ऑप्शन में, सी ऑप्शन है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, तो ए सी से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो आपको कहा गया है ए जो है वो बी से 48% अधिक है। अगर मैं बी को 100 कह दूं बच्चों, तो ए हो जाएगा 148, क्योंकि बी से कितना एक्स्ट्रा कहा गया, 48%। एक भाषा तो ये कही गई है। दूसरा क्या कह रहा है, जो सी है वो ए और बी के योग से, अब ध्यान से सुनना, सी के बारे में कैसे लिखोगे, ए और बी का योग कर लो मेरे भाई, कितना बैठा 248। इसके योग से 60% अधिक है। अब 60% अधिक का मतलब समझो आप, 60% की भिन्न होती है 3/5। तो अधिक का मतलब जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8, 8/5 है। 60% अधिक का मतलब या तो 160 की गुणा मारो इसमें, या 5 और 3 8/5 की गुणा मारो। तो आपने 248 में 8/5 की गुणा लगा दी, सीधा मान किसका आ जाएगा, सी का। बताओ कितना आएगा। तो ये हल भी कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, या भी ऐसे भी छोड़ सकते हो कि सी की वैल्यू इतनी आ गई कि गुणा 8/5 कर दिया, तो सी की वैल्यू आ गई 248 गुणा 8/5। पूछा क्या है, ए सी से कितने प्रतिशत। देखो कम ज्यादा जब भी पूछे पहले उनका रेशियो ले लो, ए और सी का। क्या कितना कितना है, 148, 248 गुणा 8/5। जिसके बारे में पूछा जाए उनका आप रेशियो ले लो हमेशा, उससे छोटी वैल्यू हो जाती है। फिर हल कर लो। अब बताओ पहले किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 तिये 12, 2 28, 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, 4 दूनी 8। अब आपको पता है अनुपात सीधा करना है, 37 गुणा 5 कर लेंगे, बटेगा 5 इधर ले आओ, 37 पंजे 185 होता है मेरे भाई।
और तो कुछ नहीं कट रहा। 6 दूनी 12, 6 अठे मतलब 8 दूनी 16, 1 8 6 48 और 1 49, 496, 185, 496। पूछा क्या है, ए सी से कितने प्रतिशत कम है, बताओ। सी से कितना कम है, ऊपर तो अंतर आ जाएगा, बट्टे में जिससे पूछा सी से गुणा 100, दशमलव के एक अंक तक निकालना है। अंतर कितने का है मेरे भाई, अगर 125 से 496 पे जाना तो 200 300 तो सीधे सीधे 300 400 311 आ गया। 311 का अंतर आ गया कितने पे, 496 पे, और गुणा 100, यही आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन देखो कितने कितनी है, 71 है, 51 है, 67 है और 62 के आसपास है। तो देखो चेक करते हैं, चलो इस 496 से यहाँ चलना है, यानी कि 31,100 बनेगा ये। चाहो तो इसे और छोटा कर लो आप, 4 से काट सकते हो, काटें 4 से, चलो फिर ऊपर 25 बनेगा। कैलकुलेशन तो बननी बननी। मैं कह सकता हूँ कि आप अंदाजा कैसे लगाओगे, देखो ऊपर है 31,100 और नीचे है 496। अब यहाँ देखो, आप यहाँ से देखो पहले कि 49 मतलब लगभग 500 ही मनो से लगभग। अगर 500 है तो 5 छंग 30, पहला चांस 6 बार चलने का है, तो 6 बार चला के देखा मैंने, 6 छंग 36, 3 6 नम 54, 3 57, 5 6 चौक 24 और 5 29। चलिए देखो घटाते हैं, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा आपका 10, 7 3 बचे और ये 134 शेष बचा, आगे जीरो उतार ली। अब देखो 49 50 है, 50 थी 150, 3 बार तो चलेगी नहीं, कितने बार चलाओगे, 2 बार, तो जो भी आंसर आएगा लगभग 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 62 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन है। चलिए बढ़िया सवाल है, कैलकुलेटिव है, इतना ही रखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। चलो भाई, पदक की कुल संख्या कितनी है, 85, इसमें गोल्ड मेडल भी है और सिल्वर भी है, रजत ही क्या रखे ना। हाँ, फिर क्या कह रहा है, भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। दुनिया भर के सवाल आते हैं, कभी चूड़ी टूट जा नहीं होंगे, कभी लड़के लड़कियों का अनुपात पूछता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो इसे आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे, किससे बच्चों, बात ध्यान से सुनो, कभी भी गोल्ड मेडल और रजत कभी पॉइंट में नहीं मिलने का, ऐसे नहीं मिलने का भाई इसे 2.3 गोल्ड मिले, ठीक है, हमेशा पूरे मिलेंगे। तो पूरे का मतलब क्या है कि जो भी अनुपात होगा उसमें मान पूरा बटना चाहिए 85, यानी कि 2 और 3 का मतलब 5, यहाँ पर 5 का मान कितना है, 17 बार कट जाएगा तो पूरे मान आ जाएंगे, नहीं तो ये तो अनुपात हो सकता है। अगली वैल्यू है 12 13। अब आप देखो 12 13 का टोटल कितना बैठ रहा, 25, 25 से 85 कैंसिल, 25 से 75, पॉइंट में आ रही बात है, पॉइंट में आ रही तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 12 13। ये अनुपात कभी भी इसका नहीं हो सकता, वरना पॉइंटों में मेडल मिल जाएंगे। 17, फिर अगला है 12 5 17, इससे तो कैंसिल हो रहा है, तो बस कौन सा ऑप्शन हो गया, बी, ये अनुपात नहीं हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पाइप टंकी का है, पाइप किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है और पाइप भी इस पूर्ण रूप से भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप भर रहा, एक खाली कर रहा, तो भरने वाले को प्लस मान लो, अभी बताए थे मैंने पाइप टंकी का एक सवाल आपको कराया था, इसमें 11 घंटे में भर रहा और पाइप भी इसे खाली कर रहा है कितने घंटे में मेरे भाई, 15 घंटे में। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। सबसे पहला काम, पाइप आप मान लो टैंक की क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, एलसीएम ले लो, 11 15 का एलसीएम कितना आएगा 165, 11 से 15 बार, 15 से 11 बार, इतना सब कर लेंगे, प्लस वाला भरेगा माइनस वाला खाली करेगा। अब बताओ दोनों को एक साथ खोला गया तो 15 11 कितना कम, 4, यानी कि वो 15 भर देगा, 11 खाली कर देगा, कितने घंटे में, 1 घंटे में। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 का, दोनों मिलके 4 का काम कर रहे हैं, कितना काम कराना 165, भाग लगा तो देख लो कितनी देर में भरेगा, तो 165 बटे 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 सही, 1/4 घंटे आ गया। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, मिनट भी बना रखी, तो देखो कैसे बनाओगे, 41 घंटे तो पूरे हैं मेरे भाई, और 1/4 घंटे का मतलब किसकी गुणा लग जाएगी, 60 की, ये 15 मिनट आ जाएंगे, तो 41 घंटे 15 मिनट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8400 रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर पर 6115.20 रुपए हो जाता है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, इधर लिखा करें प्रिंसिपल, इधर अमाउंट, और कितने साल की बात है, 3 साल, लेकिन सवाल में हमें 8400 दे रखा है
और जो 61,15.20 दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। हमें क्या चाहिए? मिश्रधन। तो पहले 8400 रुपए में आपको पता होगा मिश्रधन क्या होता है। प्रिंसिपल में क्या जोड़ देते हैं हम? चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज जो भी लगा है जोड़ दो, उसे अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो आपने कहा 8400 में कितने रुपए लगे हैं? 6115.20 जोड़ दो, तो देखो कितना आएगा। 8400 में 6000 तो ये जोड़ो, 14400 और एक ये, तो 14515.20 आ जाएगा। चेक करो, 5 1 4 और 1 5 8 6 14 आ गया। तो अब बताओ, अब लगा सकते हैं लॉजिक। पॉइंट हटाओ, 20 इधर बढ़ा लो, ये नीचे 20 लाओगे, जाना त्रिसी गुना में ही है। अब इस पे हमें क्या लेना है? घनमूल। लेकिन घनमूल तब लेते हैं मेरे भाई जब हमें दिखता हो ये किसी की घात 3 है। अभी दिख नहीं रहा तो कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे? पहले एक जीरो से, अब अनुपात लेना है सबसे पहले, तो जब तक हमें ना दिखे घात 3 तब तक काटते रहो। 21 से काट लो, 21 चौक 84 है, तो यहाँ भी कटेगा, चांसेज है। 21 से 21 सत्ते 147 हो गए, 21 सिक्का 126, 19 191, 21 नम्मा 189, 2 25, 21 का 21, 21 दूनी ये 69, 12 बार कटा है। यहाँ आ जाओ, 21 चौक 84, 4000 बार। अब की बार 4000 से 69 12 ज्यादा होता है अमाउंट, ठीक है। अब आप बताओ, फिर से कैंसिल करें। 4 से कट रहा है तो 4 से 1000 बार और ट्राई करो, क्या 8 से कट रहा है? क्या 8 45 ये तो कट रहा। बाद के 3 अंक देख लिया करें, 8 का 8 1 5 कटेगा, क्यों भाई? चलो 8 से काट लें, 8 में 40 500 आ गया। यहाँ बताओ, 8 अठी 64, 5 51, 8 6 48, 8 चौक 32। एक बार और काट दो मेरे भाई, क्योंकि अभी भी क्यूब नहीं आया है। 4 से फिर काट दो, 125 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24। अब आपको वैल्यूज दिख गई, तो हमने क्या करा? पहले 21 से भाग करी मेरे भाई, फिर कितने से करी? 8 से, फिर 4 से। अब आप बताओ 125 किसकी घात 3 है? 5 की। 3 साल का सवाल है, क्यूब रूट लगा लिया, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। दर कितनी बनी मेरे भाई? एक का अंतर है कितने पे? 5 पे गुणा 100। अभी बताया था कैसे निकालते हैं दर, अगर ऐसा सवाल है तो। दर कितने की आ गई? 20% की। लेकिन क्या केवल दर तक सवाल है? नहीं, मैंने बताया था आजकल सीआई या एसआई में एक सवाल में दो दो सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ो क्या दे रखा है। ब्याज में छमाही चक्रवर्ती, फिर से छमाही का सवाल बना दिया और सीआई का बना दिया। होने पर उसी धनराशि का उसी दर पर 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। उसी धनराशि उसी दर, धनराशि कितनी थी? 8400 रुपए, तो प्रिंसिपल 8400 था। इसी दर पर दर कितनी लेनी है? 20। लेकिन छमाही कहा गया है, तो छमाही के लिए कितनी यूज करेंगे? 10% अर्धवार्षिक हो जाएगी, हाफ ईयरली। फिर क्या कह रहा है? कितने साल का? 1.5 साल का। समय अगर 1.5 साल है, यानी कि 1 वर्ष तो पूरा है, 12 माह, और आधा माह मतलब 6 माह है। 1.5 साल का मतलब कितने महीने का सवाल है? 18 माह। कितनी छमाही बैठेंगी? छमाही का मतलब ये होता है बच्चों, 6 महीने पर ब्याज लगना शुरू। तो महीने जो साल दिए रहेंगे उन्हें भी 6 6 माह में तोड़ लेंगे। तो 3 छमाही, 3 बार ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का। और ये आप सबको आना चाहिए कि 10% पे 3 साल कैसे निकालते हैं बच्चों। 10% पे 3 साल डायरेक्ट ही हल कर लो। आपने पढ़ा भी होगा भिन्न वाला मेथड, 1/10 कर लो कि 10 से कितना बढ़ रहा? 1, 3 साल तक 10 से 11, 10 से 11 3 साल तक लिख लो, क्योंकि सीधा चक्रवर्ती पूछा है या धनराशि पूछी है। तो आप देखेंगे 10 धाम 100 धाम 1000, और यहाँ कितना आ गया? 1331। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर धनराशि पूछी है तो ये होता है अमाउंट डायरेक्ट, ये होता है प्रिंसिपल, और इसे बोलते हैं इसके अंतर को सीआई। 331 का ब्याज लगा है, ठीक है। अब बताओ, अमाउंट 1331 है और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 8400। 1000 का मान 8400 है, 8.4 गुना है। अगर मैं इसमें 8.4 की गुणा कर दो आ जाएगा, तो अमाउंट को भी कितना गुणा कर दो? 8.4, आंसर आ जाएगा। अब पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है बच्चों, जो इसके ऑप्शन होंगे ना आप चेक कर रहे हो, 1 चौक 4। चलिए एक बार क्वेश्चन दिखा दो, तो 1 चौक 4, 0.4 तो आएगा ही आएगा बाद में। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, चेक करो। तो इसमें आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? 0.4 बी में, और किसी में तो नहीं है। बस इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आता तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, जितना कर सकते हो आप, ठीक है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से पढ़ें बच्चों। हर तीसरे दिन टेस्ट लाऊंगा मैं, ऐसा 30 क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करें साथ में, और इसी में से आपके पेपर में सवाल आएंगे।
ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।